डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र, जातियां और घटनाएं बनावटी हैं। यदि ये किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। वार्निंग, इस कहानी को ज़्यादा सुनने से आपको इसकी लत लग सकती है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर और ध्यान से सुनें। क्या आप इस कहानी के अगले एपिसोड्स जल्दी देखना चाहते हैं? तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकें। अध्याय 1। महारानी 4 बेटियों को लेकर धरती लोक में उतरी। नागलोक महाद्वीप। बादलों से भी ऊंचे आसमान में 9 विशाल सुनहरे ड्रैगन बिजली की गति से उड़ रहे थे। हर ड्रैगन से एक दिव्य श्रृंखला जुड़ी थी और उन श्रृंखलाओं के पीछे एक विशाल क्रिस्टल रथ चल रहा था। उस रथ की सतह बर्फ जैसी पारदर्शी थी और उसके चारों ओर ठंडी दिव्य आभा घूम रही थी। जहां से भी वह गुजरता, आसमान में इंद्रधनुषी रास्ता बन जाता। उसका वैभव ऐसा था कि नीचे खड़े लोग भय और श्रद्धा से कांप उठे। अरे, ये तो हिमरानी का दिव्य रथ है। उत्तर हिमलोक की महारानी खुद धरती लोक में आई हैं। 9 ड्रैगन वाला रथ, उनकी शक्ति का अंदाजा लगाओ। नागलोक महाद्वीप में 9 दिव्य लोक थे। उनमें सबसे शक्तिशाली था उत्तर हिमलोक, बर्फ और रहस्यमयी शक्तियों का साम्राज्य। उस पूरे लोक पर शासन करती थी एक ही महिला, साक्षी अग्रवाल। लोग उन्हें हिमरानी के नाम से जानते थे। उनकी ताकत इतनी भयावह थी कि बड़े बड़े योद्धा उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। लेकिन आज वही हिमरानी अचानक धरती लोक में उतर आई थीं। दिव्य रथ के भीतर सुनहरे बैंगनी शाही वस्त्रों में एक अनुपम सुंदरी शांति से बैठी थी। उनके कपड़ों पर बने सुनहरे फीनिक्स मानो जीवित लग रहे थे। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। वह थीं साक्षी अग्रवाल। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और नीचे धरती पर लोगों की बातें सुनकर हल्की सांस छोड़ी। असल में वह बिना कारण धरती लोक नहीं आई थीं। आज उन्हें एक बेहद ज़रूरी काम करना था, अपनी 4 बेटियों के पिता को ढूंढना। 4 साल पहले 12 महाशक्तिशाली साधकों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया था। लड़ते लड़ते वह धरती लोक तक आ पहुंची थीं। हालांकि उन्होंने दुश्मनों को भगा दिया, लेकिन उनकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह आसमान से गिरकर नदी में जा गिरीं। उसी समय नदी किनारे मछली पकड़ रहा एक युवक उन्हें मिला। उस युवक ने उनकी जान बचाई। उसका नाम था आदित्य गुप्ता। उस समय साक्षी को तुरंत अपनी शक्ति वापस चाहिए थी ताकि वह दुश्मनों से बदला ले सकें। मजबूरी में उन्होंने एक प्राचीन निषिद्ध साधना का उपयोग किया। उस रात के बाद उनकी शक्ति तो लौट आई, लेकिन अगली सुबह वह बिना कुछ बताए चली गईं। उन्हें डर था कि उनके दुश्मन आदित्य को नुकसान पहुंचा देंगे। उन्होंने सोचा था कि अब कभी उससे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला वह गर्भवती थीं, और सिर्फ एक नहीं, 4 बेटियां। उस दिन से उत्तर हिमलोक की सबसे शक्तिशाली महारानी का जीवन पूरी तरह बदल गया। दिन में राज्य चलाना, रात में 4 बच्चियों की देखभाल करना। पिछले 3 सालों में उन्होंने शायद ही कभी चैन की सांस ली हो। लेकिन अब बच्चियां बड़ी हो रही थीं और हमेशा एक ही सवाल पूछती थीं, हमारे पापा कहाँ हैं? इसीलिए साक्षी ने फैसला किया, वह आदित्य को ढूंढेगी, उसे अपने साथ उत्तर हिमलोक ले जाएंगी और अपनी बेटियों को पूरा परिवार देंगी। माँ, क्या पापा सच में इसी राज्य में रहते हैं? पीले रंग की प्यारी फ्रॉक पहने सबसे बड़ी बेटी अदिति ने उत्साह से पूछा। हाँ, साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वाह, मैं आखिर पापा से मिलने वाली हूँ। सबसे छोटी बेटी अनन्या खुशी से उछल पड़ी। दूसरी बेटी आरोही ने अपने हाथ में पकड़ा फूल देखते हुए कहा, मैं ये फूल पापा को दूंगी। तीसरी बेटी आध्या शालीनता से बैठी थी। उसने मासूमियत से पूछा, क्या पापा हमें प्यार करेंगे? साक्षी का दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि इस बार धरती लोक आना सही फैसला था। तभी काले वस्त्रों में एक खूबसूरत महिला आगे आई। वह थी साक्षी की विश्वसनीय सेनापति सुधा। महारानी, नीलगिरी राज्य की सीमा बस थोड़ी दूर है, साक्षी ने शांत स्वर में कहा। दिव्य रथ को राज्य के भीतर ले जाना उचित नहीं होगा, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जाओ, आदित्य गुप्ता को बुलाकर लाओ। जैसा आदेश। सुधा काली रोशनी में बदलकर गायब हो गई। नीलगिरी राज्य शिवपुर नगर। एक छोटे से हवेली जैसे घर के बाहर भारी भीड़ लगी थी। अधिकतर लड़कियां थीं, सभी महंगे कपड़ों और गहनों में सजी हुई। आदित्य जी, बस एक बार मिल लीजिए। मैं 7 दिन से इंतजार कर रही हूँ। मैं मंत्री की बेटी हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। घर के भीतर परिवार का पुराना नौकर भरत परेशान होकर आंगन में पहुंचा। वहां एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ युवक अंगूर खाते हुए शराब पी रहा था। वही था आदित्य गुप्ता। मालिक, भरत बोला, आज तो मंत्री जी की बेटी भी आई है, एक बार मिल तो लीजिए। आदित्य ने ऊबकर कहा, सबको वापस भेज दो। पिछले कुछ वर्षों में उसकी सुंदरता पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। अमीर घरों की लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन आदित्य को किसी में रुचि नहीं थी, क्योंकि 4 साल पहले वह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से मिल चुका था। उस रात की याद आज भी उसके दिमाग में ताज़ा थी।
उस रहस्यमयी महिला ने उसकी जिंदगी उलट-पुलट कर दी थी और अगली सुबह गायब हो गई थी। तब से उसे बाकी सारी सुंदरियां फीकी लगती थीं। आदित्य ने लंबी सांस ली। ये दुनिया सिर्फ चेहरे देखकर प्यार करती है। वह फिर से आराम से लेट गया। कुछ देर बाद भरत दोबारा आया। मालिक, एक और महिला आपसे मिलना चाहती है। अब क्या है? इस बार मामला थोड़ा अलग है। वो महिला बेहद खूबसूरत है और उसके साथ 4 छोटी बेटियां भी हैं। आदित्य चौंक गया। 4 बेटियां? उसे लगा कोई नई मुसीबत आने वाली है। तभी अचानक सुगंधित हवा का झोंका चला। आदित्य ने सिर उठाया और सामने खड़ी महिला को देखकर उसकी सांसें थम गईं। वही चेहरा, वही आंखें, 4 साल पहले वाली रहस्यमयी महिला। उसके साथ खड़ी 4 नन्ही बच्चियां उत्साह से उसे देख रही थीं। तो ये हैं हमारे पापा। पापा कितने मज़ेदार दिखते हैं। पापा सच में बहुत हैंडसम हैं। सबसे छोटी अनन्या खुशी से बोली, मैं पापा की घोड़ी बनूंगी। अध्याय 2 उत्तर हिमलोक। चलो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। आदित्य गुप्ता पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। एक पल पहले तक वह आराम से शराब पी रहा था और अगले ही पल उसके सामने 4 प्यारी बच्चियां उसे पापा कह रही थीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने खड़ी साक्षी अग्रवाल को देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी, वह घबराकर कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। पिछले 4 सालों में वह चेहरा न जाने कितनी बार उसके सपनों में आया था। हर बार उसे वही रात याद आ जाती और उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती, क्योंकि साक्षी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह खतरनाक थी। उस रात उसने आदित्य को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। आदित्य को आज भी याद था कि वह खुद को कितना बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद वही महिला उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी। पापा कितने मज़ेदार हैं। चारों बच्चियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सबसे छोटी अनन्या तुरंत दौड़कर आदित्य की पीठ पर चढ़ गई। चलो पापा, घोड़ा बनो। उसे शुरू से ही सपना था कि वह अपने पापा की पीठ पर बैठकर घूमे, और आज मिलते ही उसका सपना पूरा हो गया। बाकी तीनों बेटियां भी पीछे नहीं रहीं। अदिति, आरोही और आध्या भी दौड़कर आदित्य से लिपट गईं। एक ही पल में आदित्य की बाहें 4 नन्ही बच्चियों से भर गईं। उनकी नर्म हथेलियां और मासूम मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी इतनी प्यारी बेटियां होंगी। ये दृश्य देखकर पुराने नौकर भरत की आंखें भर आईं। उसे याद था कि 4 साल पहले आदित्य ने उस रहस्यमयी महिला के बारे में बताया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज अचानक 4 बच्चियां उसके आंगन में खेल रही होंगी। भरत ने आसमान की ओर देखकर भावुक स्वर में कहा, मालिक, अब आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। गुप्ता परिवार की वंशबेल आगे बढ़ गई है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दूसरी तरफ साक्षी अग्रवाल शांत खड़ी सब देख रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्की निराशा थी। उत्तर हिमलोक की महारानी होने के नाते उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवनसाथी इतना साधारण निकलेगा। ना कोई शक्ति, ना कोई महत्वाकांक्षा, बस आराम, मतलब जिंदगी जीने वाला एक निकम्मा आदमी। अगर उनकी बेटियां ना होतीं तो शायद वह कभी यहाँ ना आतीं। साक्षी ने हल्का खांस कर कहा, 4 साल बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। आदित्य ने अनन्या को कंधे पर बैठाए हुए जवाब दिया। तुम भी, साक्षी ने शांत स्वर में कहा। शायद मैंने अपना परिचय ठीक से नहीं दिया। मैं उत्तर हिमलोक की महारानी साक्षी अग्रवाल हूँ। अच्छा, आदित्य ने सामान्य भाव से सिर हिलाया। उसे उत्तर हिमलोक या महारानी जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन बगल में खड़े भरत के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, महारानी, मालिक, ये सचमुच उत्तर हिमलोक की सम्राज्ञी हैं। नागलोक महाद्वीप में उत्तर हिमलोक किसी किंवदंती से कम नहीं था। वहाँ लाखों राज्य थे और अग्रवाल शाही परिवार सबसे शक्तिशाली माना जाता था। 4 साल पहले एक नई महारानी के उदय की खबर पूरे महाद्वीप में फैल गई थी। अब साक्षी की आभा देखकर भरत को यकीन हो गया, वह वही महारानी थी। आदित्य बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हिल चुका था। जिस महिला के साथ उसकी एक रात की मुलाकात हुई थी, वह पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक निकली। कुछ देर बाद उसने पूछा, तो आज यहाँ आने का असली कारण क्या है? साक्षी ने सीधे जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियों को उनका पिता मिले। तुम मेरे साथ उत्तर हिमलोक चलो, मैं तुमसे विवाह करूंगी। क्या? आदित्य की आंखें फैल गईं। मुझसे शादी करोगी? अरे भाई, मैं आदमी हूँ। अगर शादी होगी तो तुम मेरे घर आओगी। मैं किसी के घर जमाई नहीं बनूंगा। उसने तुरंत अपना विरोध जता दिया। असल में वह साक्षी से दोबारा जुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी 4 बेटियों को देखकर उसका दिल बदल चुका था। वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। फिर भी घर जमाई बनना उसकी मर्दानगी के खिलाफ था। साक्षी की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने व्यंग्य से कहा, तुम मुझसे शादी करोगे? किस आधार पर? उत्तर हिमलोक की महारानी हमेशा हर चीज पर नियंत्रण रखती थीं, लेकिन आज पहली बार किसी साधारण इंसान ने उनकी बात काट दी थी, और ऊपर से उन्हें अपने घर लाने की बात कर रहा था। आदित्य ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मैं इन बच्चियों का पिता हूँ।
कुछ पल के लिए माहौल भारी हो गया। भरत तुरंत बीच में आया। महारानी जी मालिक, शादी की बात बाद में भी हो सकती है, अभी सबसे जरूरी बात बच्चियां हैं। साक्षी ने गहरी सांस ली। इन बच्चियों ने बहुत साल पिता के प्यार के बिना बिताए हैं। उनके लिए मेरे साथ चलो। उत्तर हिमलोक पहुंचने के बाद तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। धन, शक्ति, अमरता, दिव्य अस्त्र, जो चाहो, बस मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना। आदित्य ने चारों बच्चियों को देखते हुए धीरे से कहा, अपने बच्चों का ख्याल मैं हमेशा रखूंगा। साक्षी ने पहली बार संतोष से सिर हिलाया। कम से कम एक बात तो साफ थी, आदित्य अपनी बेटियों से सच्चा प्यार करता था। तो फिर अभी चलते हैं। साक्षी मुड़ने ही वाली थी कि आदित्य अचानक सोच में पड़ गया। बच्चियों के साथ रहने में उसे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असली परेशानी कुछ और थी। उसे बच्चों की देखभाल करना आता ही नहीं था। वह जिंदगी भर आराम से जीता आया था, न खाना बनाना, न घर संभालना, न बच्चों को पालना। उसे तो ये सोचकर ही डर लग रहा था। तभी अचानक टिंग, उसके शरीर में बिजली जैसी सनसनी दौड़ गई। फिर उसके दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी, बेबी लविंग डैडी सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। पहली बार बाइंडिंग पूर्ण, नवीन उपहार पैक प्राप्त हुआ। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? आदित्य की आंखें चमक उठीं। आखिरकार सिस्टम आ ही गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सिस्टम बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ है। उसकी सारी परेशानियां शायद अब खत्म होने वाली थीं। उसने मन ही मन कहा, खोलो। बधाई हो, आपको निष्क्रिय दिव्य कला अजेय निषेध क्षेत्र प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपको महाराज स्तर की पाककला प्राप्त हुई। बधाई हो, आपको परफेक्ट फादर प्रोग्राम प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। अजेय निषेध क्षेत्र, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो आदित्य के आसपास सुरक्षा क्षेत्र बना देगी। उसकी शक्ति बढ़ने के साथ यह क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। महाराज स्तर की पाककला, अब वह दुनिया का बेहतरीन खाना बना सकता था। परफेक्ट फादर प्रोग्राम, बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा और घर संभालने की सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में पहुंचने लगी। क्या आप सभी पुरस्कार निकालना चाहते हैं? आदित्य ने तुरंत कहा, हाँ। अगले ही पल उसके शरीर में गर्म ऊर्जा फैल गई। उसका दिमाग हजारों जानकारियों से भरने लगा। अजेय निषेध क्षेत्र सफलतापूर्वक प्राप्त। महाराज स्तर की पाककला सफलतापूर्वक प्राप्त। परफेक्ट फादर प्रोग्राम लोड हो रहा है। 20%, 50%, 100%। पूर्ण। अध्याय 3, जो पुरुष हिमरानी का पति बने वह साधारण कैसे हो सकता है? पापा, पापा, जल्दी चलो ना, हमें घर ले चलो। अनन्या अपनी गोल मटोल हथेलियों से आदित्य गुप्ता के कान खींचते हुए उत्साह में पैर हिला रही थी। आदित्य अभी तक पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि सबसे बड़ी बेटी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, हमारे साथ चलिए ना। हाँ पापा। आरोही और आध्या ने भी मासूम उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। चारों बच्चियों की चमकती आंखें देखकर आदित्य का दिल पिघल गया। वह आखिर कैसे मना करता? वैसे भी अब यहाँ रहना ठीक नहीं था। हर रोज दर्जनों लड़कियां शादी का प्रस्ताव लेकर घर पहुंच जाती थीं। ऐसे माहौल में बच्चियों का रहना सही नहीं था। आदित्य मुस्कुराया और चारों के सिर सहलाते हुए बोला, ठीक है पापा, तुम सबके साथ चलेंगे। ये सुनते ही चारों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। पास खड़ी साक्षी अग्रवाल के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। आदित्य ने प्यार से पूछा, वैसे मेरे बच्चों के नाम क्या हैं? इतनी देर से वह उनसे घुल मिल चुका था, लेकिन अभी तक उनके नाम नहीं जानता था। सबसे पहले अदिति ने हाथ उठाया। पापा, मेरा नाम अदिति है। फिर मुस्कुराती हुई आरोही आगे आए और अपने हाथ का फूल आदित्य को देते हुए बोली, मेरा नाम आरोही है। आध्या ने शर्माते हुए मीठी आवाज में कहा, मैं आध्या हूँ। आखिर में अनन्या फिर से उसकी बाहों से लिपट गई। और मैं अनन्या हूँ। आदित्य ने चारों बच्चियों के नाम और स्वभाव तुरंत याद कर लिए। परफेक्ट फादर प्रोग्राम सक्रिय होने के बाद वह अपनी बेटियों को पल भर में पहचान सकता था। उसने गौर से देखा, अदिति सबसे समझदार और शाही स्वभाव वाली थी। उसकी हर हरकत में राजकुमारी जैसी गरिमा थी। आरोही बेहद चंचल और प्यारी थी। हंसते समय उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल दिल जीत लेते थे। आध्या थोड़ी शर्मीली थी। उसके अंदर एक शांत और सौम्य स्वभाव था। और सबसे छोटी, अनन्या पूरी शैतान थी। उसकी आंखों में हमेशा कोई नई शरारत चमकती रहती थी। अगर कोई आम इंसान इन चार बच्चियों को संभालने की सोचता तो शायद शुरुआत में ही घबरा जाता। लेकिन अब आदित्य को पूरा भरोसा था, वह एक बेहतरीन पिता बन सकता है। कुछ देर बाद आदित्य ने कहा, बच्चों, पापा को थोड़ी जरूरी बात करनी है। तुम लोग वहाँ खेलो। अदिति तुरंत अपनी तीनों बहनों को लेकर एक तरफ चली गई। फिर आदित्य ने साक्षी की ओर देखा, मैं तुम्हारे साथ उत्तर हिमलोक चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, बोलो। पहली शर्त। आदित्य ने भरत की तरफ देखा। भरत काका भी हमारे साथ चलेंगे। भरत बचपन से ही गुप्ता परिवार के साथ था। उसने आदित्य को बेटे की तरह पाला था। अब अगर आदित्य उत्तर हिमलोक जा रहा था तो वह चाहता था कि भरत भी आराम की जिंदगी जिए।
लेकिन भरत तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं मालिक, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा मन इसी शहर में बसता है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है। फिर उसने साक्षी की ओर देखा। लेकिन एक काम करना होगा। भरत काका पहले मार्शल आर्ट सीख चुके हैं। क्या तुम इन्हें थोड़ा ताकतवर बना सकती हो? आदित्य जानता था कि उसके जाने के बाद भरत पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा। अगर कोई मुसीबत आए तो कम से कम वह खुद की रक्षा कर सके। साक्षी हल्का मुस्कुराई। ये तो बहुत आसान है। उन्होंने हाथ घुमाया और हवा में चमकता हुआ एक दिव्य जेड पत्र प्रकट हुआ। उससे अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। इसमें संत स्तर की साधना कला है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति भले सीमित हो, लेकिन इसे सीखने के बाद तुम 1 महीने में आत्मा स्तर तक पहुंच सकते हो। भरत के हाथ कांप उठे। उसने तुरंत दोनों हाथों से वह जेड पत्र पकड़ लिया। धन्यवाद महारानी जी। उसकी आंखों में अविश्वास था। नागलोक महाद्वीप में साधकों की शक्ति के कई स्तर थे। रहस्य स्तर, आध्यात्मिक चक्र, आत्मा स्तर, सम्राट स्तर और उससे भी ऊपर। भरत ने जिंदगी भर मेहनत की थी, लेकिन कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक ही साधना कला उसकी पूरी किस्मत बदल सकती थी। उसे अच्छी तरह पता था, अगर इस जेड पत्र की खबर बाहर फैल गई तो पूरा महाद्वीप इसे पाने के लिए युद्ध छेड़ देगा। साक्षी ने आदित्य से पूछा, दूसरी शर्त? आदित्य का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। शिवपुर नगर का शमशान। अपने चारों बेटियों का हाथ पकड़े आदित्य अपने पिता की समाधि के सामने खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपके 4 पोतियां हुई हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो गई। बस अफसोस यही है कि आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाए। कुछ पल बाद आदित्य झुककर प्रणाम करने लगा। आज मैं बच्चों के साथ दूर जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करना, भरत काका आपसे मिलने आते रहेंगे। थोड़ी दूर खड़ी साक्षी यह सब चुपचाप देख रही थीं। जब आदित्य वापस आया तो उन्होंने हाथ उठाकर एक दिव्य मुद्रा बनाई। अगले ही पल आसमान फट गया। एक विशाल शून्य द्वार खुला और चमकती रोशनी ने सबको घेर लिया। साक्षी, आदित्य और चारों बच्चियां प्रकाश की किरण बनकर उत्तर दिशा की ओर उड़ गए। उत्तर हिमलोक। जहां तक नजर जाती सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। आसमान से सफेद हिमकण गिर रहे थे और चारों ओर दिव्य ऊर्जा बह रही थी। पूरा स्थान किसी स्वर्गीय बर्फीले लोक जैसा लग रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। काफी देर तक उड़ने के बाद आखिरकार वे उत्तर हिमलोक के सबसे महान स्थान पर पहुंचे। हिममहल। यही पूरे उत्तर हिमलोक की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। साक्षी ने शांत स्वर में कहा, यही मेरा महल है। जैसे ही महल के सैनिकों ने साक्षी को देखा, सभी तुरंत घुटनों के बल झुक गए। महारानी को प्रणाम। साक्षी आदित्य और बच्चियों को लेकर महल के भीतर चली गईं। रास्ते भर हर कोई आदित्य को हैरानी और सम्मान से देख रहा था। आखिर पूरे 9 दिव्य लोकों में हर पुरुष का सपना था कि वह हिमरानी का जीवनसाथी बने, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं थी। और आज एक साधारण इंसान वह कर चुका था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए महल के लोग उससे जल नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे, जो पुरुष महारानी का पति बने उसमें जरूर कुछ असाधारण होगा। कुछ देर बाद वे महल के पीछे बने विशाल क्रिस्टल भवन में पहुंचे। साक्षी ने कहा, यहाँ मेरी बेटियां रहती हैं। आज से तुम भी यहीं रहोगे। फिर उन्होंने वहां मौजूद सभी सेवकों और सैनिकों को आदेश दिया, आज से आदित्य गुप्ता का हर आदेश मेरा आदेश माना जाएगा। जी महारानी। सबने एक साथ सिर झुका दिया। तभी काले प्रकाश के बीच सुधा प्रकट हुई। महारानी, दानव लोक में कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। सभी मंत्री आपका इंतजार कर रहे हैं। साक्षी ने आदित्य की ओर देखा, मुझे राजकार्य संभालना होगा। अब से बच्चियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। साक्षी और सुधा तुरंत वहां से चली गईं। अब विशाल क्रिस्टल महल में सिर्फ आदित्य और उसकी 4 बेटियां बची थीं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, चलो बच्चों, सबसे पहले पापा तुम्हारे कमरे देखेंगे। अध्याय 4। मुझे बेसब्री से इंतजार है। परफेक्ट शेफ। पापा, सबसे पहले आपको मेरे कमरे में आना होगा। अनन्या ने तुरंत आदित्य गुप्ता का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह किसी बड़ी प्रतियोगिता में जीतने वाली हो। लेकिन तभी अदिति ने घबराकर कहा, पापा, पहले अनन्या के कमरे में मत जाए। उसने अपने कमरे में बहुत सारे डरावने दैत्य पाल रखे हैं। उनमें सबसे बड़ा 9 फन वाला अजगर है, बहुत डरावना। आदित्य ने भौहें उठाईं। उसकी सबसे छोटी बेटी का शौक वाकई अजीब था। दूसरी तरफ आरोही तुरंत उसकी बांह से लिपट गई। पापा, पहले मेरे कमरे में चलिए ना। मेरे कमरे में बहुत सारे सुंदर फूल हैं। आध्या भी पीछे नहीं रही। मेरे कमरे में भी फूल हैं, और बहुत सारी चमकदार क्रिस्टल मछलियां भी। आदित्य ने मन ही मन सिर हिलाया। कम से कम दूसरी और तीसरी बेटी के शौक सामान्य थे। नहीं, अनन्या फिर से उसकी टांग से लिपट गई। सबसे पहले पापा मेरे कमरे में आएंगे।
उसका अंदाज ऐसा था जैसे अगर आदित्य ने मना किया तो वह कभी छोड़ेगी ही नहीं। आदित्य ने चारों बेटियों के चेहरे देखे और हल्का मुस्कुराया। उसे तुरंत समझ आ गया, चारों उसका प्यार पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि पापा सबसे पहले किसके कमरे में जाएंगे, क्योंकि उसी का मतलब था पापा उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ पल सोचने के बाद आदित्य मुस्कुराया। ऐसा करते हैं, पहले हम सब मिलकर पापा का कमरा देखते हैं, उसके बाद पापा एक एक करके तुम सबके कमरे देखने आएंगे। उसने बहुत आसानी से बच्चियों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया। ठीक है, चारों बच्चियां तुरंत खुशी से ताली बजाने लगीं। आदित्य मन ही मन हंस पड़ा। परफेक्ट फादर प्रोग्राम सच में बहुत काम की चीज़ थी। पास खड़े सेवक ये सब देखकर दंग रह गए। जैसा उम्मीद थी, महारानी के पति सच में असाधारण हैं। इतनी आसानी से 4 राजकुमारियों को संभाल लेना कोई साधारण बात नहीं थी। एक सेविका उन्हें आदित्य के कमरे तक लेकर गई। हालांकि उसे कमरा कहना गलत होता, वह किसी शाही महल से कम नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही आदित्य की आंखें फैल गईं। सुगंधित चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर, सुनहरी नक्काशी वाले दरवाजे, क्रिस्टल का चमकता फर्श और ऊपर गुलाबों से सजा हुआ पारदर्शी छत, हर कोना शाही वैभव से भरा हुआ था। सेविका सम्मान से बोली, राजपति जी, ये कमरा महारानी ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है। आदित्य ने हल्का सिर हिलाया। लगता था साक्षी उतनी ठंडी नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थीं। जब बच्चियां उसके कमरे में खेलने लगीं, तब आदित्य सेवकों के साथ एक एक करके उनकी भी कमरे देखने गया। इससे उसे अपनी बेटियों के स्वभाव और पसंद के बारे में और गहराई से समझ आया। अदिति का कमरा शाही और व्यवस्थित था। आरोही का कमरा फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। आद्या का कमरा शांत और सुंदर सजावट से सजा था। और अनन्या का कमरा, वह तो किसी छोटे दैत्य चिड़ियाघर जैसा था। कुछ देर बाद रात का भोजन तैयार हो गया। आदित्य अपनी चारों बेटियों को लेकर क्रिस्टल महल के विशेष भोजन कक्ष में पहुंचा। वहां पहले से ही बेहद शानदार व्यंजन सजाए जा चुके थे। सेवकों ने आदर से परिचय देना शुरू किया। यह विस्फोटक अमृत स्याही है, ये 1000 परत कछुआ मांस, ये दिव्य ड्रैगन पेट का सूप और यह मधु ज्वालामुखी अंडा। इन सभी व्यंजनों की सामग्री बेहद दुर्लभ दैत्य पशुओं और प्राचीन दिव्य जीवों से लाई गई थी। सिर्फ उनकी खुशबू ही किसी को भूखा बना दे। आदित्य भी खाना देखकर उत्साहित हो गया और खाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे माहौल अजीब लगा। अदिति चम्मच से थोड़ा सा अंडा उठाकर बस चाट रही थी। आरोही मुंह में कछुए का मांस लिए बैठी थी लेकिन चबा ही नहीं रही थी। आद्या चम्मच को कटोरे में घुमाते हुए कहीं खोई हुई थी। और अनन्या, उसने न जाने कहां से एक छोटे दैत्य कुत्ते को बुला लिया था और चोरी छिपे अपना खाना उसे खिला रही थी। कुछ ही देर में उस दैत्य कुत्ते का पेट गुब्बारे जैसा फूल गया। आदित्य ने चॉपस्टिक नीचे रख दी। क्या हुआ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? चारों बेटियों ने एक साथ मासूम चेहरा बना लिया। फिर एक साथ बोलीं, हम इस खाने से बोर हो चुके हैं। अदिति डरते हुए बोली, पापा आप हमें डांटेंगे तो नहीं? आरोही ने होंठ फुलाए, जब भी हम खाना नहीं खाते माँ डांटती हैं। अनन्या गर्व से बोली, लेकिन मेरे पास स्वर्गीय कुत्ता है, ये मेरी जगह सब खा लेता है। आदित्य तुरंत समस्या समझ गया। बच्चियां इन शानदार व्यंजनों से ऊब चुकी थीं। परफेक्ट फादर प्रोग्राम की जानकारी के अनुसार छोटे बच्चों को सिर्फ पौष्टिक खाना नहीं चाहिए होता, उन्हें स्वाद और नई चीज़ें भी चाहिए होती हैं। भले ही यह भोजन पूरी दुनिया का सबसे महंगा और स्वादिष्ट भोजन हो, लेकिन रोज वही खाना देखकर कोई भी बच्चा ऊब जाएगा। ये सोचकर आदित्य ने प्यार से अपनी बेटियों को देखा। पापा तुम्हें डांटेंगे नहीं, अगर ये खाना नहीं खाना तो मत खाओ। थोड़ी देर बाद पापा तुम्हें इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। सच? चारों की आंखें चमक उठीं। अदिति ने हैरानी से पूछा, क्या इससे भी स्वादिष्ट कुछ हो सकता है? माँ कहती हैं कि यही दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। आरोही उत्साह से बोली, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। आद्या मुस्कुराए, अगर पापा कह रहे हैं तो जरूर होगा। अनन्या सबसे जोर से चिल्लाए, पापा जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। आदित्य खड़ा हो गया और अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस थोड़ा इंतज़ार करो, पापा अभी आते हैं। इसके बाद उसने एक सेवक से कहा कि उसे रसोई तक ले चले। असल में वह वहाँ के मुख्य रसोइये से बात करना चाहता था। उसे देखना था कि बच्चों की पसंद के अनुसार खाना बनाना संभव है या नहीं। जैसे ही वह रसोई में पहुंचा, सेवक ने घोषणा की, राजपति जी पधारे हैं। एक साथ सैकड़ों रसोइये मुड़े और आदित्य की ओर देखने लगे। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और शांत आभा देखकर सभी के चेहरे पर सम्मान आ गया। तो ये है महारानी के पति, वाकई असाधारण हैं। तभी सफ़ेद वस्त्र पहने एक मध्यम आयु का व्यक्ति आगे आया। उसने झुककर प्रणाम किया, मैं मुख्य रसोइया दर्शन आपका स्वागत करता हूँ। सेवक ने परिचय दिया, राजपति जी, ये उत्तर हिमलोक के सर्वश्रेष्ठ रसोइया हैं। इन्होंने 3000 वर्षों तक पाककला का अभ्यास किया है। इन्हें उत्तर हिमलोक का महारसोइया कहा जाता है। दर्शन तुरंत विनम्रता से बोले, ये सब लोगों का सम्मान है।
वह महारानी के पति के सामने घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आदित्य ने सीधे पूछा, क्या आप बच्चों के लिए खाना बनाने में माहिर हैं? दर्शन ने सिर हिलाया, मैंने 100 साल से ज़्यादा समय बच्चों के भोजन पर शोध किया है। तो बताए, आदित्य शांत स्वर में बोला। इसके बाद दर्शन ने अपने अनुभव समझाने शुरू किए। आदित्य ने ध्यान से सब सुना। उसे समझ आया कि पोषण के मामले में दर्शन की तैयारी शानदार थी। बच्चियों के लिए बनाए गए भोजन में हर जरूरी पोषक तत्व मौजूद था। लेकिन समस्या स्वाद और विविधता की थी। उत्तर हिमलोक में ज़्यादातर लोग साधना करते थे। एक स्तर के बाद उन्हें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए पाककला यहाँ ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। कुछ देर बाद आदित्य ने पूछा, अगर मैं तुम्हें बच्चों के लिए नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने को कहूँ तो कितना समय लगेगा? दर्शन कुछ पल सोचने लगा। अगर शोध करूँ तो शायद 3 से 5 महीने। आदित्य ने तुरंत सिर हिलाया, बहुत ज़्यादा समय है। फिर वह हल्का मुस्कुराया, ऐसा करते हैं, पहले मैं कुछ व्यंजन बनाता हूँ, बाद में खाली समय में तुम्हें सिखा दूंगा। चारों बेटियों के उत्साहित चेहरे याद आते ही आदित्य ने फैसला कर लिया, आज खाना वह खुद बनाएगा। अध्याय 5 महारानी के पति का मंत्र। धन्यवाद राजपति जी। मुख्य रसोइया दर्शन तुरंत सम्मान से झुक गया। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक ही विचार था, जो पुरुष हिमरानी का पति बन सकता है उसमें जरूर कुछ असाधारण होगा। अगर राजपति स्वयं खाना बनाने वाले थे तो यह उनके लिए सीखने का सबसे बड़ा मौका था। रसोई में मौजूद बाकी सैकड़ों रसोइयों ने भी अपना काम रोक दिया। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। हर कोई आदित्य गुप्ता का अगला कदम देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लेकिन आदित्य ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रैंडमास्टर पाककला कौशल मिलने के बाद उसके दिमाग में हर सामग्री का स्वाद, मेल और उपयोग साफ था। उसने पहले रसोई में मौजूद दुर्लभ सामग्री के बारे में पूछा, फिर बिना समय गंवाए खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतनी तेजी और सहजता से चल रहे थे कि सभी लोग दंग रह गए। चाकू हवा में चमक रहा था, मसाले बिल्कुल सही मात्रा में पड़ रहे थे। हर प्रक्रिया इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो। सिर्फ आधे घंटे में आदित्य ने 10 से ज़्यादा नए व्यंजन तैयार कर दिए। दर्शन और बाकी रसोइये प्लेटों को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसे व्यंजन पहले कभी नहीं देखे थे। दर्शन खुद को रोक नहीं पाया। राजपति जी, क्या आप इन व्यंजनों के नाम बता सकते हैं? आदित्य मुस्कुराया, ये है लाल राजमा तारो खिचड़ी, ये नमकीन बिजली अंडा सूप, ये तंदूरी स्क्विड और ये बारबेक्यू हिमभालू पंजा। उसकी बात खत्म होते ही पूरी रसोई में हलचल मच गई। कमाल, ऐसे भी चीज़ों को मिलाया जा सकता है। राजपति जी ने तो हमारी आंखें खोल दीं। अविश्वसनीय। दर्शन जल्दी से दिव्य नीली अग्नि जलाने लगा। उसकी आंखों में चमक थी। राजपति जी, कृपया शुरू कीजिए। आदित्य ने सिर हिलाया और पहला व्यंजन पकाना शुरू किया, बारबेक्यू हिमभालू पंजा। जैसे ही व्यंजन पकना शुरू हुआ, पूरी रसोई में अद्भुत खुशबू फैल गई। वह सुगंध इतनी गहरी और मोहक थी कि सब लोग अनायास ही सांसें रोककर महसूस करने लगे। दर्शन की आंखें चमक उठीं। कमाल, इतनी समृद्ध खुशबू, लेकिन बिल्कुल भारी नहीं। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी महसूस नहीं किया। दर्शन 3000 साल से पाककला का अभ्यास कर रहा था, लेकिन पिछले 500 वर्षों से उसकी कला एक ही स्तर पर अटकी हुई थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, शायद वह फिर से आगे बढ़ सकता है। उसी समय हिममहल का मुख्य दरबार। साक्षी अग्रवाल बर्फीले फीनिक्स सिंहासन पर बैठी थीं। उनके सामने उत्तर हिमलोक के अलग अलग राज्यों के राजा और मंत्री खड़े थे। उनमें से एक राजा, सोनू यादव, आगे बढ़ा। महारानी जी, स्वर्गीय दानव लोक का 10,000 दानव राज्य हमारी सीमाओं पर लगातार हमला कर रहा है। कृपया सेना भेजकर उन्हें सबक सिखाए। तभी हिममहल के महान सेनापति जतिन राठौड़ आगे आए। महारानी, मुझे सेना का नेतृत्व करने दीजिए। लेकिन साक्षी ने शांत स्वर में कहा, इस युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगी। पूरा दरबार चौंक गया। सोनू यादव घबराकर बोला, महारानी, वह सिर्फ एक छोटा दानव राज्य है, आपको स्वयं युद्धभूमि में जाने की क्या आवश्यकता? साक्षी ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। निर्णय हो चुका है। असल में उनकी गुप्त सूचनाओं के अनुसार 10,000 दानव राज्य को एक खतरनाक समर्थन मिल चुका था। 10,000 साल पहले गायब हुआ दानव सम्राट रक्तपिपासु दानवराज फिर से प्रकट हो चुका था, और उसकी शक्ति सम्राट स्तर की थी। अगर साधारण सेना भेजी गई तो पूरा अभियान नष्ट हो सकता था। इसके अलावा साक्षी समझती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। दानव लोक के कई राज्य उत्तर हिमलोक की ताकत परखना चाहते थे। अगर इस युद्ध में उन्होंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो भविष्य में और भी समस्याएं पैदा होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें महारानी बने अभी केवल 4 साल हुए थे। दरबार में अभी भी बहुत लोग उनकी क्षमता पर संदेह करते थे। इसलिए ये युद्ध उनके लिए बेहद जरूरी था। उन्हें हर हाल में जीतना था। वापस क्रिस्टल महल की रसोई। राजपति जी अद्भुत हैं। उन्हें खाना बनाते देखना 10 साल सीखने के बराबर है। आज हमारी आंखें खुल गईं।
दर्शन और बाकी रसोइये लगातार प्रशंसा कर रहे थे। आज उन्होंने पहली बार समझा असल बच्चों का खाना क्या होता है। आदित्य के बनाए व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट नहीं थे, वे रंगीन, सुगंधित, पौष्टिक और विविध थे। दर्शन ने एक कौर चखा और तुरंत समझ गया, राजकुमारियां इन व्यंजनों को जरूर पसंद करेंगी। तभी आदित्य ने शांत स्वर में कहा, बच्चों के भोजन के सिर्फ 3 नियम होते हैं। संतुलित पोषण, बच्चों के स्वाद के अनुसार स्वाद, और हमेशा नई विविधता। दर्शन और बाकी सभी ने तुरंत यह बात याद कर ली। जितना ज्यादा वे सोचते उतना ही उन्हें ये गहरा ज्ञान लग रहा था। दर्शन सम्मान से झुक गया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद राजपति जी। उसे महसूस हो रहा था कि 500 साल पुरानी उसकी रुकावट टूटने वाली है। आदित्य ने कहा, इन व्यंजनों को बनाना अच्छे से सीख लो, खाली समय में मैं तुम्हें और तरीके सिखाऊंगा। आखिर भविष्य में उसे हमेशा खुद खाना बनाने का समय नहीं मिलने वाला था। अगर दर्शन सीख जाए तो उसकी काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी। दर्शन तुरंत उत्साहित हो गया। सिर्फ 10 व्यंजन देखकर ही उसे इतना लाभ मिला था। अगर आगे भी सीखने को मिला तो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इसके बाद आदित्य ने सेवकों से सारे व्यंजन भोजन कक्ष में ले जाने को कहा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से 4 बच्चियों की उत्साहित आवाज़ें सुनाई दीं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे अभी खाना है, पापा सबसे बेस्ट हैं, ये खाना जरूर पापा ने बनाया है। चारों बच्चियां चमकती आंखों से दरवाजे की ओर देखने लगीं। जब उन्होंने सच में आदित्य को अंदर आते देखा, वे खुशी से उछल पड़ीं। अनन्या तो तुरंत कुर्सी से कूद गई। पापा, मुझे खाना चाहिए। आदित्य हंस पड़ा। उसने उसे उठाकर वापस कुर्सी पर बैठाया, फिर बैंगनी हिमकीड़े से बनी एक गोल डिश उसकी प्लेट में रखी। सब्र करो, सबको मिलेगा। अनन्या ने सूंघते ही आंखें बड़ी कर लीं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू। उसी समय उसका दैत्य कुत्ता फिर से आ गया और उम्मीद भरी नजरों से खाने को देखने लगा। लेकिन इस बार अनन्या ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया। ये पापा ने बनाया है, तुम नहीं खा सकते। इतना कहकर उसने पूरा व्यंजन मुंह में डाल लिया। ममम। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने स्वर्ग का स्वाद चख लिया हो। बाकी तीनों बहनें भी जल्दी जल्दी खाने लगीं। कुछ ही पलों में पूरा भोजन कक्ष बच्चियों की खुश आवाज़ों से भर गया। उसी समय आदित्य के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। बधाई, आपकी पाककला ने बड़ी बेटी अदिति को पूरी तरह प्रभावित किया। इनाम, राक्षस आध्यात्मिक दृष्टि। बधाई, आपकी पाककला ने दूसरी बेटी आरोही को पूरी तरह प्रभावित किया। इनाम, परम रहस्य सूत्र। बधाई, आपकी पाककला ने तीसरी बेटी आध्या को पूरी तरह प्रभावित किया। इनाम, दिव्य गति कंगन। बधाई, आपकी पाककला ने चौथी बेटी अनन्या को पूरी तरह प्रभावित किया। इनाम, 10 दिशा चित्र। अध्याय 6 उत्तर हिमलोक में आत्मविश्वास। सिस्टम की लगातार आती सूचनाएं देखकर आदित्य गुप्ता के चेहरे पर मुस्कान रुकी नहीं रही थी। एक साथ 4 इनाम, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसे अचानक महसूस हुआ, 4 बेटियां होना कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि फायदे ही फायदे थे। जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा आशीर्वाद। इस समय आदित्य को पूरा विश्वास हो गया था। 4 क्या, अगर 10 और बेटियां भी हों तो वह उन्हें आराम से पाल सकता है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने सिस्टम द्वारा दिए गए इनामों को ध्यान से देखना शुरू किया। पहला इनाम था राक्षस आध्यात्मिक दृष्टि। ये प्राचीन राक्षस देवता की अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्ति थी। एक बार इसे छोड़ने पर 500 किलोमीटर के भीतर सम्राट स्तर से नीचे का कोई भी साधक मानसिक रूप से नष्ट हो सकता था। यहाँ तक कि अगर सामने वाला भी सम्राट स्तर का हो तो पूरी शक्ति से उपयोग करने पर उसे गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती थी। इसका मतलब साफ था, भविष्य में आदित्य को बस अपनी मानसिक शक्ति छोड़नी होगी और उसकी भयानक दमनकारी आभा ही लोगों को भयभीत करने के लिए काफ़ी होगी। दूसरा इनाम था परम रहस्य सूत्र। इस सूत्र में पूरे नीले ग्रह के असंख्य लोगों का ज्ञान मौजूद था। इतिहास, भूगोल, सभ्यता, रहस्य, सब कुछ। अगर आदित्य चाहे तो एक झटके में 10 अरब साल का इतिहास लिख सकता था। ये किसी चलती फिरती विश्वकोश से कम नहीं था। इस ज्ञान के साथ उसकी समझ पूरे उत्तर हिमलोक में सबसे ऊपर हो सकती थी। तीसरा इनाम दिव्य गति कंगन। यह एक उच्च स्तरीय आत्मिक खजाना था। इसे पहनते ही शरीर के 360 ऊर्जा बिंदु खुल जाते थे, जिससे वह लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा सोख सकता था, और उस ऊर्जा की मदद से उसकी गति कई गुना बढ़ जाती। वह हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ भी सकता था। चौथा इनाम था 10 दिशा चित्र। ये प्राचीन युग की संपूर्ण संरचना कला का सार था। इसमें 8 दिशाएं, समय, स्थान, जीवन, मृत्यु, सबका ज्ञान समाहित था। किसी भी प्रकार की संरचना, भ्रम, समय बंधन या आयामिक शक्ति। आदित्य अब उन्हें तुरंत समझ सकता था। आदित्य उत्साह से भर गया। ये इनाम तो कमाल के हैं। कौशल, ज्ञान, खजाने, सब कुछ मिल गया। अब चाहे मेरे पास कुछ भी न हो, फिर भी मैं उत्तर हिमलोक में आसानी से अपनी जगह बना सकता हूँ। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी।
क्या आप सभी इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? आदित्य ने तुरंत कहा, हाँ। राक्षस आध्यात्मिक दृष्टि सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। परम रहस्य सूत्र प्राप्त हुआ। ज्ञान स्थानांतरित हो रहा है 20%, 50%, 100% पूर्ण। दिव्य गति कंगन प्राप्त हुआ। 10 दिशा चित्र प्राप्त हुआ। संरचना ज्ञान स्थानांतरण 20%, 100% पूर्ण। इनाम प्राप्त करने के बाद आदित्य ने सामने देखा। चारों बच्चियां खाना खत्म कर चुकी थीं, लेकिन किसी ने भी कटोरा नीचे नहीं रखा था। अदिति चुपके से अपनी चम्मच चाट रही थी। आरोही और आध्या प्लेट में बची हुई आखिरी बूंद तक सूप निकालने की कोशिश कर रही थीं। और अनन्या, उसने तो पूरा कटोरा अपने चेहरे पर चिपका लिया था, मानो उसे भी खा जाना चाहती हो। उनकी हरकत देखकर आदित्य हंस पड़ा। अरे बच्चों, कल भी यही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अब कटोरे नीचे रखो। सच, चारों बच्चियां फिर से उत्साहित हो गईं। वाह, कल भी मिलेगा। काश अभी तुरंत कल हो जाए। पापा, मैं कल और ज्यादा खाऊंगी। मैं गोल गुब्बारा बनना चाहती हूँ। उनकी मासूम बातें सुनकर आदित्य जोर से हंस पड़ा। कुछ देर तक वह उनके साथ खेलता रहा। तभी एक सेविका अंदर आई। चारों राजकुमारियों, अब स्नान का समय हो गया है। लेकिन चारों बच्चियां एक साथ बोल उठीं, हमें पापा नहलाएंगे। पहले हमेशा सेविकाएं उन्हें नहलाती थीं, लेकिन अब जब उनके पापा आ गए थे तो वे किसी और को हाथ लगाने देना ही नहीं चाहती थीं। आदित्य का दिल पूरी तरह पिघल गया। ठीक है, ठीक है, आज पापा ही तुम्हें नहलाएंगे। वह मुस्कुराते हुए चारों बच्चियों का हाथ पकड़कर स्नान कक्ष की ओर चल पड़ा। उसी समय स्वर्गीय दानव लोक, 10,000 दानव राज्य, पूरा राज्य गहरे रक्तवर्णी दैत्य प्रकाश से ढका हुआ था। उस भयावह दबाव के नीचे लाखों दानव जीव कांप रहे थे। फिर वह रक्त प्रकाश आसमान में एक विशाल खोपड़ी का रूप लेने लगा। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मानो पूरे आकाश को निगल जाएगा। जैसे ही लोगों ने उसे देखा, हर किसी के दिल में मौत का भय भर गया, क्योंकि यह था रक्तपिपासु दानवराज का प्रतीक। पिछले 10,000 वर्षों में वह 10,000 दानव राज्य का सबसे भयावह दानव माना जाता था। जहां भी वह प्रकट होता, वहां खून की नदियां बहतीं। दानव महल के भीतर रक्तपिपासु दानवराज यश वर्मा अपने शरीर में दैत्य ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। उसके चारों ओर भयानक शक्ति घूम रही थी। तभी राज्य का सम्राट राहुल चौहान अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरा सम्मान था। दानवराज, आपकी शक्ति सच में असीम है। आपका लौटना हमारे राज्य का सौभाग्य है। यश वर्मा ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी बैंगनी काली आंखें बेहद डरावनी थीं। उत्तर हिमलोक से कोई खबर? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। जैसा आपने अनुमान लगाया था, हिमरानी शांत नहीं बैठीं। उन्होंने युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया है। ये सुनते ही यश वर्मा मुस्कुराया। दिलचस्प, तो हिमरानी खुद मैदान में उतरेंगी। लगता है उन्हें भी खतरे का अंदाजा हो गया है। राहुल हंस पड़ा। दानवराज, आपकी ख्याति इतनी भयानक है, वो युवा महारानी कैसे शांत बैठ सकती हैं? यश वर्मा भी हंसा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर भी हिमरानी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बार मैं सिर्फ युद्ध नहीं चाहता, मैं उत्तर हिमलोक को पूरी तरह झुका देना चाहता हूँ। राहुल की आंखें चमक उठीं। लगता है आपके पास कोई बड़ा प्लान है। यश वर्मा के होंठ मुड़े। कुछ दिन पहले तुमने बताया था हिमरानी की 4 बेटियां हैं, सही? जी। राहुल ने सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ समझ आया। क्या आप? यश वर्मा की मुस्कान और भयावह हो गई। मेरी अनंत दानव कला अब गठन स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं लाखों किलोमीटर दूर से किसी की मानसिकता नियंत्रित कर सकता हूं। अब मैं हिमरानी की 4 बेटियों को अपनी कठपुतली बनाऊंगा, और जब हिमरानी युद्धभूमि में होंगी, तब उन्हें सबसे बड़ा झटका दूंगा। इतना कहते ही उसने दोनों हाथों से एक रक्तवर्णी मुहर बनाई। पूरा महल दैत्य ऊर्जा से कांप उठा। यहां तक कि सर्वोच्च स्तर का साधक राहुल भी भय से सिहर गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा जबरदस्ती खींची जा रही हो। राहुल अंदर से कांप उठा। जैसी उम्मीद थी, दानवराज सच में निर्दयी हैं। 4 छोटी बच्चियां आपकी शक्ति कैसे सह पाएंगी? अचानक पूरा आकाश अंधेरा हो गया। रक्तवर्णी दैत्य शक्ति एक बवंडर बनकर इकट्ठा हुई, फिर बिजली जैसी गति से उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। अध्याय 7। साक्षी अग्रवाल को जलन होने लगी। आदित्य गुप्ता ने अपनी 4 बेटियों को नहलाने में पूरे 2 घंटे लगा दिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। बल्कि जब उसने 4 छोटी बच्चियों को साफ सुथरा और खुश देखा, तो उसका दिल प्यार से भर गया। उनके गुलाबी गाल और मासूम चेहरे इतने प्यारे लग रहे थे कि आदित्य का मन कर रहा था कि उन्हें गोद में लेकर जोर से चूम ले। तभी एक सेविका धीरे से आगे आई। 4 राजकुमारियों, अब सोने का समय हो गया है। अदिति तुरंत आदित्य की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में गहरा लगाव था। पापा, मैं आज आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैं भी। आरोही तुरंत दौड़कर उसकी बांह पकड़ ली। मुझे भी पापा के साथ सोना है। आध्या भी पीछे नहीं रही। वह आकर आदित्य की टांगों से लिपट गई। मैं भी। और अनन्या तो उछल उछल कर चिल्लाने लगी, पापा, मुझे मत भूलना। 4 बच्चियों का उत्साह देखकर आदित्य बेबस होकर हंस पड़ा।
ठीक है, आज तुम सब पापा के कमरे में सोओगी। वैसे भी उसका बिस्तर इतना बड़ा था कि चारों आराम से सो सकती थीं। ये चारों बच्चियां खुशी से उछलने लगीं, लेकिन पास खड़ी सेविका थोड़ा घबरा गई। राजपति जी, राजकुमारियां अभी छोटी हैं, सोते समय बहुत शरारत करती हैं। अगर आपकी नींद खराब हो गई तो। आदित्य मुस्कुराया और बीच में ही बोल पड़ा, कोई बात नहीं, मुझे बच्चों को संभालना आता है। अगर वह बच्चों के साथ सो भी नहीं सकता तो फिर परफेक्ट गृहपति कहलाने लायक कैसे होगा। सेविका कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आदित्य के शांत आत्मविश्वास को देखकर चुप हो गई। इसके बाद आदित्य चारों बच्चियों को लेकर अपने कमरे में आया। उसने एक एक करके उन्हें बिस्तर पर लिटाया। कुछ ही देर में चारों बच्चियां लाइन से लेटी हुई थीं और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थीं। आदित्य तुरंत समझ गया कि वे क्या चाहती हैं। वह मुस्कुराया, सोने से पहले पापा तुम्हें एक कहानी सुनाएं। हाँ, चारों बच्चियां तुरंत उत्साहित हो गईं। असल में सेविकाओं से उसे पहले ही पता चल चुका था। साक्षी कभी कभी बच्चियों को सोने से पहले कहानियां सुनाती थीं, लेकिन पिछले 6 महीनों से वह इतनी व्यस्त थीं कि ऐसा नहीं कर पाई थीं। इसीलिए चारों बच्चियां अंदर ही अंदर इस पल का इंतजार कर रही थीं। सौभाग्य से परफेक्ट फादर प्रोग्राम में अनगिनत बच्चों की कहानियां थीं। आदित्य के लिए यह बिल्कुल आसान था। वह मुस्कुराया और बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम था स्नो वाइट, लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत क्रूर थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, चारों बच्चियों की आंखें चमकने लगीं। उन्होंने पहले कभी इतनी मज़ेदार कहानी नहीं सुनी थी। आदित्य की आवाज़ कभी धीमी होती, कभी रोमांचक। वह कहानी को बिल्कुल सही लय में सुना रहा था, जिससे बच्चियां पूरी तरह उसमें खो गईं। धीरे धीरे उनकी पलकों पर नींद छाने लगी। कुछ ही देर में चारों बच्चियां मीठी नींद में सो गईं। आदित्य ने उनकी शांत सोती हुई शक्लें देखीं। उसका दिल एक अजीब खुशी से भर गया। शायद दुनिया में इससे ज़्यादा सुखद एहसास कुछ नहीं था। 4 मुलायम, प्यारी बच्चियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना। लेकिन तभी उसकी भौं अचानक सिकुड़ गई। राक्षस आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय होने के बाद वह अपने आसपास की हर हलचल महसूस कर सकता था, और अभी उसे एक बेहद अजीब, दुष्ट और रहस्यमयी शक्ति पूरे क्रिस्टल महल को टिटोलती हुई महसूस हुई। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं। कोई बच्चियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्रिस्टल महल चारों राजकुमारियों का निवास था, इसलिए वह तुरंत समझ गया, दुश्मन का निशाना उसकी बेटियां ही हैं। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। मेरी बेटियों को चोट पहुंचाने का सपना भी मत देखना। अगले ही पल उसने अपनी मानसिक शक्ति पूरी तरह छोड़ दी। भून, एक अदृश्य तरंग पूरे वातावरण में फैल गई। प्राचीन राक्षस देवता जैसी भयावह मानसिक शक्ति अचानक विस्फोट कर उठी। वह दबाव ऐसा था जैसे 100 पर्वत एक साथ गिर पड़े हों। जैसे ही वह शक्ति रक्त दानव ऊर्जा से टकराए, वह दैत्य शक्ति कांच की तरह टूट गई। उसी समय लाखों किलोमीटर दूर रक्तपिपासु दानवराज यश वर्मा अचानक कांप उठा। उसका शरीर डगमगाने लगा, लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। उसकी आंखों में अविश्वास था। कितनी भयानक मानसिक शक्ति। उसका दाहिना हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसने 10,000 साल साधना करके सम्राट स्तर प्राप्त किया था, और उसकी अनंत दानव कला निषिद्ध स्तर की तकनीक थी। उसकी रक्त दानव शक्ति बेहद भयावह मानी जाती थी। भले ही वह इतनी दूर था, फिर भी उसकी शक्ति को तोड़ पाना आसान नहीं था। लेकिन अभी सिर्फ एक मानसिक टकराव में उसकी शक्ति पूरी तरह चकनाचूर हो गई। यश वर्मा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। ये सम्राट स्तर की शक्ति नहीं थी, ये तो महान संत स्तर की मानसिक शक्ति थी। उसका दिल कांप उठा। एक महान संत 100 सम्राटों के बराबर होता था। अगर उत्तर हिमलोक में सच में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद था, तो उसकी सारी योजनाएं खत्म हो जातीं। उसने तुरंत गंभीर स्वर में कहा, राहुल, फौरन जासूस भेजो। मुझे पता लगाना है कि अभी मुझ पर हमला किसने किया। राहुल भी डर चुका था। उसने जल्दी से सिर झुका दिया। जैसी आज्ञा, दानवराज। उसी समय हिममहल का मुख्य सभागार, पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। साक्षी अग्रवाल अभी भी युद्ध की अंतिम तैयारियों में व्यस्त थीं। तभी उनकी विश्वासपात्र सेनानी सुधा सिंह अंधेरे से बाहर आए। महारानी, बहुत देर हो चुकी है, कृपया कुछ विश्राम कर लीजिए। लेकिन साक्षी ने सिर हिलाया। जब तक दानव राज्य की समस्या खत्म नहीं होती, मुझे आराम करने का अधिकार नहीं। सम्राट स्तर पर पहुंचने के बाद 1 साल बिना सोए रहना भी संभव था, लेकिन लगातार काम करने से मानसिक थकान फिर भी होती थी। फिर भी साक्षी के लिए राज्य सबसे पहले था। सुधा उन्हें अच्छी तरह जानती थी। एक बार निर्णय ले लेने के बाद उन्हें कोई नहीं बदल सकता था। कुछ देर बाद साक्षी ने हाथ में पकड़ी दिव्य कलम नीचे रखी। फिर अचानक पूछा, वैसे आदित्य और बच्चियां कैसी हैं? असल में उन्हें थोड़ा डर था। आखिर आदित्य अचानक 4 बच्चियों का पिता बन गया था। वह इन सब चीज़ों का आदी नहीं था। लेकिन सुधा मुस्कुरा दी। महारानी, राजपति जी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। उन्होंने खुद बच्चों के लिए खाना बनाया, उन्हें नहलाया भी,
और अब उनके साथ सो रहे हैं। साक्षी हल्का चौंक गईं। उन्हें खाना बनाना आता है और बच्चों को संभालना भी। जी, सुधा मुस्कुराए। महल के सेवकों ने अपनी आंखों से देखा है। साक्षी कुछ पल चुप रहीं, फिर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ऐसा लग रहा था यह आदमी उतना बेकार नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सिर्फ एक दिन में उसने चारों बच्चियों का दिल जीत लिया था। ये सच में आसान नहीं था। लेकिन तभी साक्षी अचानक थोड़ा असहज महसूस करने लगीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लगता है बहुत जल्द बच्चियां अपनी मां को भूल जाएंगी। उनकी आवाज में हल्की ईर्ष्या छिपी हुई थी। अध्याय 8। चाहे कोई भी परेशानी हो, पापा सब संभाल लेंगे। राजसी पुष्प वाटिका। यह उत्तर दिव्यलोक के शाही परिवार के लोगों के घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए बनाई गई एक विशाल जगह थी। इसका विस्तार लगभग 1 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बहती नदियाँ, शिकार क्षेत्र और मनोरंजन उद्यान सब कुछ मौजूद था। हर महीने की शुरुआत में शाही परिवार के सदस्य यहाँ सैर करने आया करते थे। चूंकि आदित्य गुप्ता अभी अभी उत्तर दिव्यलोक आए थे और महीने की शुरुआत भी थी, इसलिए उनकी चारों बेटियां सुबह सुबह ही उन्हें यहाँ घुमाने ले आईं। पापा, उस जंगल में बहुत सारे प्यारे जादुई जानवर हैं और वहाँ की बर्फीली फलियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। और वहाँ देखो, वो गाने गाने वाले नाग पक्षी। पापा, उस पहाड़ के बादल हमारे साथ उड़ते हैं। नदी में जो 9 पंखों वाला मेढक है ना, वो सबसे मजेदार है। पापा, चलो उसे पकड़ते हैं। चारों बच्चियां रास्ते भर उत्साह से बोलती रहीं। वे मानो छोटी छोटी गाइड बन गई थीं और बारी बारी से अपने पापा को बगीचे की मजेदार चीजें दिखा रही थीं। अपनी बेटियों की मासूमियत देखकर आदित्य का दिल खुशी से भर उठा। आराम से मेरी राजकुमारियों, पापा सबके साथ एक एक करके खेलेंगे। बच्चियों की हर बात पर आदित्य मुस्कुराते हुए हामी भरते गए। जब चारों ने देखा कि पापा उनकी हर बात मान रहे हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। कुछ देर घूमने के बाद आदित्य उन्हें बगीचे के बीच बने विशाल मनोरंजन उद्यान में ले गए। वहां पहले से ही शाही परिवार के कई सदस्य अपने बच्चों के साथ मौजूद थे। जब लोगों को पता चला कि आदित्य उन्हीं 4 राजकुमारियों के पिता हैं तो सबके चेहरे पर सम्मान झलक उठा। आखिर वो व्यक्ति साधारण कैसे हो सकता था जिसे स्वयं सम्राज्ञी साक्षी अग्रवाल ने अपना पति चुना हो। और फिर साक्षी अग्रवाल तो पूरे उत्तर दिव्यलोक की सबसे शक्तिशाली शासक थीं। लोग स्वाभाविक रूप से उनके पति की भी प्रशंसा करते थे। औपचारिक अभिवादन के बाद आदित्य एक शांत जगह पर जाकर बैठ गए। उधर थोड़ी दूर उनकी बेटियां बाकी शाही बच्चों के साथ खेल रही थीं। आदित्य ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी। वो बैठकर पुष्पवाटिका की सुंदरता का आनंद लेने लगे। कुछ ही देर बाद एक बेहद सुंदर पतंग उड़ते उड़ते उनके सामने आ गिरी। आदित्य जैसे ही उसे उठाने झुके तभी एक गोरा और नर्म हाथ उनके हाथ से टकराया। स्पर्श होते ही वह हाथ झटके से पीछे हट गया, मानो बिजली छू गई हो। आदित्य ने ऊपर देखा। उनके सामने 16-17 साल की एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें उत्सुकता से उन्हें देख रही थीं। ये पतंग आपकी है? आदित्य ने पूछा। लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। जी। आदित्य ने पतंग उसकी ओर बढ़ा दी। धन्यवाद। लड़की मुस्कुराए। युवराज, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आदित्य की आकर्षक शक्ल और शांत व्यक्तित्व ने पहली ही नज़र में उसका दिल जीत लिया था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह कोई साधारण इंसान हो। आदित्य हल्का सा मुस्कुराए। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। लड़की की आंखें चमक उठीं। तो फिर हम परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम लोकेशा रेड्डी है। मैं आदित्य गुप्ता। ओह, लोकेशा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अग्रवाल शाही परिवार में दूर दूर के रिश्तेदारों और संबद्ध कुलों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए अलग अलग उपनाम होना सामान्य बात थी। उसी समय एक उम्रदराज महिला वहां आए और मुस्कुराकर बोली, लोकेशा, लगता है तुम्हारी महाराज के पति से अच्छी बन रही है। लोकेशा की आंखें फैल गईं। क्या आप सम्राज्ञी जी के पति हैं? मतलब आप मेरे जीजाजी हुए? उसने दोबारा आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। सचमुच सम्राज्ञी की पसंद कमाल की थी। महिला ने मुस्कुराकर समझाया, लोकेशा, सम्राज्ञी आपकी दूर की बहन लगती हैं, इसलिए महाराज आपके जीजाजी हुए। ओह, अब समझी। लोकेशा तुरंत उत्साहित हो गई। जीजाजी, थोड़ी देर में एक चाय सभा होने वाली है, आपको भी आना होगा। वहाँ शाही परिवार के बहुत सारे युवा प्रतिभाशाली लोग आएंगे। आप इतने विद्वान और सुसंस्कृत लगते हैं। आप सबसे बातें करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उसने आदित्य को चाय सभा के बारे में विस्तार से बताया। असल में यह शाही युवाओं की एक बैठक थी जहां सब साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते थे। इससे युवाओं के बीच संबंध मजबूत होते थे और भविष्य में पूरे शाही परिवार की एकता बनी रहती थी। लोकेशा ने बताया कि यह परंपरा 10 साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन जब साक्षी अग्रवाल सिंहासन पर बैठी तब उन्होंने इसे दोबारा शुरू कराया। इससे साफ था कि साक्षी दूरदर्शी और बुद्धिमान शासक थीं।
लोकेशा का उत्साह देखकर आदित्य ने सोचा कि बच्चियों को भी साथ ले जाया जा सकता है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। पक्का। लोकेशा खुशी खुशी पतंग लेकर चली गई। आदित्य जैसे ही दोबारा बैठने लगे, तभी सामने से घबराई हुई आवाज आई, पापा, बड़ी गड़बड़ हो गई। उनकी बड़ी बेटी अदिति भागती हुई आई। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची? अदिति ने दूर की ओर इशारा किया। अनन्या किसी से लड़ रही है क्या? आदित्य तुरंत गंभीर हो गए। उन्हें पहले से अंदाजा था कि उनकी सबसे छोटी बेटी अनन्या थोड़ी शरारती है। इतने सारे बच्चों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना सामान्य था। उन्होंने अदिति को गोद में उठाया और तेजी से मनोरंजन क्षेत्र की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कई बड़े लोग पहले से जमा थे। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति था रुद्र अग्रवाल। क्योंकि उसका उपनाम भी अग्रवाल था, इसलिए शाही परिवार में उसका दर्जा काफी ऊंचा था। और जिस लड़के से अनन्या लड़ रही थी वह उसी का बेटा था। अनन्या, बस करो। आदित्य जल्दी से आगे बढ़े और छोटी लड़की को उठाकर अलग किया। तभी रुद्र अग्रवाल ने राहत की सांस लेते हुए अपने बेटे को पीछे खींचा। आदित्य समझ गए कि यहाँ तक कि रुद्र अग्रवाल भी अनन्या को सीधे छूने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लगता था उनकी यह छोटी शैतान बेटी सचमुच पूरे महल में मशहूर थी। अनन्या, तुमने लड़ाई क्यों की? अनन्या ने होंठ फुला लिए। मैं नहीं बताऊंगी। उसकी जिद देखकर आदित्य हंसी रोक नहीं पाए। पापा को बताओ, चाहे कैसी भी परेशानी हो पापा सब संभाल लेंगे। लेकिन अनन्या फिर भी सिर हिलाती रही। नहीं, नहीं बता सकती। आदित्य समझ गए कि सीधे पूछने से काम नहीं चलेगा। उन्हें बच्चों वाली चाल चलनी पड़ेगी। उन्होंने जानबूझकर गहरी सांस ली और दुखी चेहरा बनाया। मुझे लगा मेरी प्यारी अनन्या अपने सारे राज पापा को बताएगी। अब पापा का मूड खराब हो गया, आज स्वादिष्ट खाना नहीं बनेगा। जैसे ही स्वादिष्ट खाना शब्द अनन्या के कानों में पड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे अपने पापा के हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद था। अगर वो नहीं मिला तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाती। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है मैं बताती हूँ। मैंने निखिल अग्रवाल को इसलिए मारा क्योंकि उसने कहा कि आप लड़की जैसे दिखते हो। अध्याय 9। आखिरकार अब वो भी अपने पापा पर गर्व कर सकती थी। आदित्य गुप्ता हंसी रोक नहीं पाए। तो पूरी लड़ाई की वजह बस इतनी सी बात थी। उन्होंने अनन्या से पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि पापा लड़की जैसे दिखते हैं? अनन्या गुस्से से बोली, क्योंकि उसने कहा कि आपका चेहरा बहुत गोरा है। लड़कों का चेहरा इतना सुंदर और गोरा नहीं होता, सिर्फ लड़कियां ही ऐसी होती हैं। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े सारे बड़े लोग हंस पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बच्चों की इतनी छोटी सी बात झगड़े तक पहुंच जाएगी। सच कहें तो आदित्य की खूबसूरती उत्तर दिव्यलोक में भी बेहद दुर्लभ थी। उनकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि कई सुंदर स्त्रियां भी उनके सामने फीकी पड़ जाएं। रुद्र अग्रवाल ने अपने बेटे निखिल अग्रवाल के गाल पकड़कर हंसते हुए डांटा, शरारती लड़के, महाराज के पति सुंदर हैं। लड़के भी गोरे और खूबसूरत हो सकते हैं, समझे? निखिल की आंखें फैल गईं। क्या लड़के इतने सुंदर हो सकते हैं? बिल्कुल। रुद्र अग्रवाल ने सिर हिलाया। तुम्हारे जीजाजी इस दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हैं, समझे? बात करते करते उन्होंने खुद भी आदित्य से रिश्ता जोड़ लिया। आखिर रिश्ते के हिसाब से निखिल का उन्हें जीजाजी कहना गलत नहीं था। ओह, अब समझ गया। निखिल जल्दी से आगे बढ़ा और आदित्य के सामने झुक गया। जीजाजी, माफ कर दीजिए। आदित्य मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं। अनन्या ने गर्व से हाथ बांध लिए, मानो कह रही हो, देखा, मैं गलत नहीं थी। रुद्र अग्रवाल ने निखिल को हल्का सा धक्का दिया। जाओ, अपनी बहन से भी माफी मांगो। हालांकि ज्यादा पिटाई निखिल की हुई थी, लेकिन गलती उसी की मानी जा रही थी। और फिर अनन्या सम्राज्ञी की बेटी थी। रुद्र अग्रवाल भला उससे उलझने की हिम्मत कैसे करते? निखिल आगे बढ़ा और अनन्या का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गई। अनन्या अभी भी अकड़ दिखा रही थी। बेचारा निखिल पूरी तरह असहाय हो चुका था। आखिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीनी की मिठाई निकाली। अनन्या, ये तुम्हारे लिए। अब मुझसे नाराज मत होना, ठीक? अनन्या ने झट से मिठाई छीन ली, लेकिन खाने से पहले उसने गर्व से कहा, मेरे पापा सबसे सुंदर लड़के हैं। निखिल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, अनन्या ने फिर कहा, और मेरे पापा सबसे ताकतवर भी हैं। हाँ, अब जाकर अनन्या संतुष्ट हुई। उसने मिठाई का कागज खोला और चाटते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितनी मीठी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। रुद्र अग्रवाल ने राहत की सांस ली। आखिरकार इस छोटी शैतान को शांत कर ही लिया गया। तभी अनन्या खुशी से उछलती हुई आदित्य की बाहों में कूद गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे पास भी पापा हैं। पहले बाकी बच्चे हमेशा अपने पापा की शेखी बघारते थे, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कोई नहीं था। अब मैं भी सबको अपने पापा के बारे में बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर आदित्य का दिल कसकर भर आया। तो ये छोटी सी बच्ची इतने सालों से अपने मन में ये कमी महसूस कर रही थी। जब भी वह दूसरे बच्चों को अपने पिता के बारे में गर्व से बातें करते देखती होगी,
उसका दिल जरूर उदास हो जाता होगा। आदित्य ने उसे प्यार से चूम लिया। तुम सच में पापा की सबसे प्यारी बेटी हो। पापा वादा करते हैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये देखकर अदिति, आरोही और आद्या तुरंत जल गईं। तीनों भागकर आदित्य से लिपट गईं। पापा, हमें भी किस चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आदित्य ने हंसते हुए तीनों बेटियों को भी प्यार से चूम लिया। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों झलक उठीं। बेटियां होना सच में सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। और एक साथ चार चार प्यारी बेटियां, ये तो मानो स्वर्ग जैसा सुख था। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, वाह कितना प्यारा नज़ारा है। लोकेशा रेड्डी वहां पहुंच चुकी थी। उसने ठीक वही पल देखा जब आदित्य अपनी चारों बेटियों को प्यार कर रहे थे। उसका दिल मानो पिघल गया। जीजाजी, चाय सभा शुरू होने वाली है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। अदिति और बाकी बच्चियों ने लोकेशा को देखते ही खुशी से कहा। नमस्ते बुआ। शाही परिवार के युवाओं में लोकेशा का बच्चों से सबसे अच्छा रिश्ता था। उसने अदिति और आरोही को गोद में उठा लिया और उनके गाल चूम लिए। अरे वाह, कुछ दिनों में तुम दोनों थोड़ी भारी हो गई हो। दोनों बच्चियां घबरा गईं। क्या मैं मोटी हो गई? क्या हमने कल ज्यादा खा लिया था? वे अक्सर अपनी मां साक्षी अग्रवाल को कई कई दिनों तक बिना खाना खाए देखती थीं। धीरे धीरे उनके मन में भी शरीर और सुंदरता को लेकर सोच बन गई थी। लोकेशा उनकी शक्ल देखकर खिलखिला पड़ी। अरे, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं अर्ध सम्राट स्तर की साधिका हूँ। मुझे तुम्हारा वजन भारी कैसे लग सकता है? उसकी बात सुनकर आदित्य भीतर ही भीतर चौंक गए। जैसा सोचा था वैसा ही। शाही परिवार का हर युवा प्रतिभाशाली था। इतनी कम उम्र में लोकेशा अर्ध सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर वह आगे और बढ़ी तो उसका भविष्य कितना भयावह होगा। बातें करते करते सब लोग जल्दी ही सभा स्थल पहुंच गए। पुष्प वाटिका के बीच एक छोटी पहाड़ी पर बना शानदार मंडप, सुरम्य सभा मंडप, नाम से ही साफ था कि यह उच्च कुलीन और विद्वान लोगों के लिए बनाया गया स्थान था। अंदर बैठे युवक युवतियां बेहद सुसंस्कृत और शालीन दिख रहे थे। उनके कपड़े, आचरण और बातचीत सब में शाही ठाठ झलक रहा था, लेकिन किसी में भी घमंड नहीं था। ये देखकर आदित्य को काफी अच्छा लगा। आखिर जो लोग लोकेशा जैसी सीधी सादी लड़की के मित्र हों, उनके संस्कार बुरे कैसे हो सकते थे। लोकेशा ने गर्व से सबका परिचय कराया। सुनिए सब लोग, ये हैं हमारी महारानी के पति आदित्य गुप्ता। तुरंत चारों ओर प्रशंसा की आवाजें गूंज उठीं। वाह, सचमुच महारानी के योग्य हैं। इनका व्यक्तित्व कितना शानदार है। इतने सुंदर हैं कि देखकर ही ईर्ष्या हो रही है। महारानी सच में भाग्यशाली हैं। सबकी तारीफें सुनकर अदिति, आरोही, आद्या और अनन्या के चेहरे गर्व से चमक उठे। पहले वे हमेशा दूसरों को अपने पिता की शेखी मारते देखती थीं। अब आखिरकार उनकी बारी आ गई थी। लोकेशा के आग्रह पर आदित्य मुख्य आसन पर जाकर बैठ गए। क्योंकि उसे बच्चियों का भी ध्यान रखना था, इसलिए वह आदित्य के बगल में बैठी। इसके बाद उसने एक एक कर सबका परिचय कराना शुरू किया। उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे शांगुआन जी और कपिल कुमार। लोकेशा ने कहा, भाई शांगुआन और भाई कपिल दोनों सम्राट स्तर से बस एक कदम दूर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों उत्तर दिव्यलोक के प्रसिद्ध विद्वान भी हैं। संगीत, कविता, चित्रकला और शास्त्र चारों कलाओं में निपुण। इन्हें लोग उत्तर दिव्यलोक की द्विप्रतिभा कहते हैं। उसकी बात पूरी होते ही एक युवती ने भी उत्साह से सहमति जताई। इसके बाद चाय सभा आधिकारिक रूप से शुरू हुई। कुछ देर सामान्य बातचीत चली। फिर शाही परिवार के एक युवक ने अचानक शांगुआन जी से पूछा, भाई शांगुआन, पिछली सभा में आपने कहा था कि आपके पास एक अधूरी कविता है, क्या आज हमें सुनाएंगे? शांगुआन जी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आखिरी पंक्ति बहुत कठिन है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके योग्य पंक्ति नहीं लिख पाया। कपिल कुमार भी बोले, भाई शांगुआन, मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैं भी असफल रहा। लोकेशा ने आश्चर्य से कहा, इतनी कठिन? आप दोनों की कविता में इतनी ऊंची साधना है, फिर भी नहीं लिख पाए? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे गुरुजन भी उस अंतिम पंक्ति का समाधान नहीं निकाल पाए। अध्याय 10। वाह, पापा तो कमाल हैं। शांगुआन जी और चोंग लिंगटिंग की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनके गुरु थे जियांग जिउबाई, जिन्हें उत्तर रहस्यमयी स्वर्ग का सबसे महान विद्वान माना जाता था। ये व्यक्ति असाधारण प्रतिभा का धनी था। कहा जाता था कि उन्होंने 7100 वर्षों तक साहित्य का अध्ययन किया था और उत्तर रहस्यमयी स्वर्ग के 3 सम्राटों को शिक्षा दी थी। साहित्यिक जगत में तो उनकी प्रसिद्धि और भी अधिक थी। उन्हें लोग कहते थे, उत्तर रहस्यमयी स्वर्ग के कवि सम्राट, साहित्य देवता, जीवित शेक्सपियर। वे साहित्य जगत के सर्वोच्च विद्वान थे। सच में नहीं सोचा था कि यह कविता महान विद्वान जियांग को भी रोक देगी। लोकेश ने हैरानी से कहा। शांगुआन जी ने सिर हिलाया, क्योंकि यह 50,000 साल पुरानी अधूरी कविता है। इसका आगे का हिस्सा कहीं दर्ज नहीं है, और इसकी गहराई इतनी अद्भुत है कि कोई भी पंक्ति इसके सामने फीकी लगती है।
पता नहीं 50,000 साल पहले कौन सा अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति इसे लिख पाया होगा। चोंग लिंगटिंग ने चाय की चुस्की ली। अगर मैं इसकी अगली पंक्ति सुन लूं तो बिना किसी पछतावे के मर सकता हूं। ये सुनकर सभी लोग चुपचाप सिर हिलाने लगे। साहित्य के दीवाने लोग सच में कविता को जीवन से भी अधिक महत्व देते थे। स्पष्ट था कि यह अधूरी कविता चोंग लिंगटिंग के दिल में बस चुकी थी। शाओ जू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बड़ों की बातचीत ध्यान से सुनने लगी। फिर उसने लोकेश की बांह पकड़कर पूछा, आंटी, क्या आप लोग इस कविता की बात कर रहे हैं? चारों बहनों में शाओ जू को साहित्य सबसे अधिक पसंद था। इन वर्षों में शिक्षी अग्रवाल ने उसे कई प्राचीन कविताएं सिखाई थीं, इसलिए वह कविता में बहुत रुचि रखती थी। लोकेश मुस्कुराए। ये कविता शरद ऋतु के जल और आकाश के मिलन के बारे में है। लेकिन हमें नहीं पता कि यह पहली पंक्ति है या दूसरी। बहुत ही अद्भुत पंक्ति है। शाओ जू ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि यह कविता असाधारण है। लेकिन उसी क्षण आदित्य गुप्ता की आंखें चमक उठीं। वह इस कविता को पहचानता था। पूर्ण रहस्यमयी सूत्र के कारण इस ग्रह पर मौजूद हर कविता उसकी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित थी। भले ही यह कविता 50,000 साल पुरानी थी, लेकिन आदित्य के लिए इसकी अगली पंक्ति बोलना बेहद आसान था। पापा, क्या आपको इसकी अगली पंक्ति पता है? शाओ जू ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। उसके उत्तर देने से पहले बाकी तीनों बेटियां बोल उठीं। शाओ शी बोली, पापा को जरूर पता होगा। शाओ हान बोली, हाँ। शाओ यो गर्व से बोली, मेरे पापा सबसे महान हैं। जब बेटियों ने इतनी उम्मीद से उसकी ओर देखा तो आदित्य केवल मुस्कुरा सकता था। हाँ, मुझे पता है। स्विश, सभी की आंखें चमक उठीं। शांगगुआन जिए और बाकी लोग पहले से ही महसूस करते थे कि आदित्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब जब उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया तो सबके भीतर उत्सुकता भर गई। कॉन्सोर्ट, जल्दी बताए, शांगगुआन जिए उत्साह से बोले। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, डूबता सूरज और अकेला पक्षी साथ उड़ते हैं। शरद का जल और अनंत आकाश एक ही रंग में रंग जाते हैं। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। शांगगुआन जिए और चोंग लिंगटिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा झटका साफ दिखाई दे रहा था। डूबता सूरज, अकेला पक्षी, शरद का जल, अनंत आकाश। क्या अद्भुत दृश्य है। इन दोनों पंक्तियों का मेल और भाव सच में दिव्य है। कमाल, सचमुच कमाल। मुझे कविता की ज्यादा समझ नहीं, लेकिन मैं भी बता सकता हूं कि ये पंक्तियां अद्भुत हैं। सम्राज्ञी के पति वाकई बहुत प्रतिभाशाली हैं। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद पूरा मंडप प्रशंसा से गूंज उठा। आदित्य की कविता मानो किसी दिव्य ज्ञान की तरह सबके दिलों को छू गई। उसकी पंक्तियां इतनी सुंदर थीं कि हर व्यक्ति उसमें डूब गया। इस समय शांगगुआन जिए और चोंग लिंगटिंग आदित्य को श्रद्धा भरी निगाहों से देख रहे थे। वहीं लोकेश और बाकी युवतियां उसकी ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं। इतना सुंदर चेहरा और ऊपर से ऐसी अद्भुत प्रतिभा, कोई भी लड़की उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती थी। वाह, पापा कितने कमाल हैं। हाँ, पापा सबसे महान हैं। वाह वाह वाह, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। चारों छोटी बच्चियां खुशी से ताली बजाने लगीं। उनकी आंखें आदर और प्यार से चमक रही थीं। शाओ जू तुरंत आदित्य का हाथ पकड़कर बोली, पापा, कल से आप मुझे पढ़ना सिखाएंगे ना? मैं भी आपकी तरह कविताएं लिखना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये काम पापा पर छोड़ दो। आदित्य ने तुरंत हामी भर दी। शाओ शी और शाओ हान ने भी हाथ उठा दिए। पापा, हम भी सीखेंगे। लेकिन शाओ योऊ ने होंठ फुला लिए। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बहुत थकाने वाली होती है। आदित्य ने सिर हिलाया। सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखोगी तो पीछे रह जाओगी। शाओ योऊ ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तो मैं बस थोड़ा सा सीखूंगी। ठीक है, ठीक है। आदित्य हंस पड़ा। इस छोटी शैतान को मनाना सच में आसान नहीं था। लोकेश और बाकी लोग आदित्य को देखकर और भी प्रभावित हो गए। वह केवल प्रतिभाशाली ही नहीं था, बल्कि बच्चों को सिखाने का तरीका भी शानदार था। खासकर उसकी यह बात, अगर नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। ये वाक्य सबके दिल में उतर गया। शांगगुआन जिए ने तुरंत एक निमंत्रण पत्र निकाला और आदित्य की ओर बढ़ाया। कॉन्सोर्ट, 3 दिन बाद मेरे गुरु एक विशाल साहित्यिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित किया है। यह विशेष निमंत्रण पत्र है। पूरे संसार में केवल 9 हैं। मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। आपको जरूर आना होगा। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। ऐसे विशेष निमंत्रण केवल साहित्य जगत के सर्वोच्च लोगों को मिलते थे। लेकिन जब उन्होंने आदित्य की प्रतिभा देखी तो उन्हें लगा कि वह इस निमंत्रण का पूरी तरह हकदार है। आदित्य ने बिना झिझक निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वैसे भी उसका उद्देश्य उत्तर रहस्यमयी स्वर्ग में आराम से जीवन बिताना और अपनी बेटियों के साथ समय बिताना था। ऐसा भव्य आयोजन हो तो बच्चों को घुमाने ले जाना भी अच्छा रहेगा। उसके बाद चाय सभा जारी रही, लेकिन अब पूरी सभा का केंद्र केवल आदित्य गुप्ता था। सभी लोग उसकी बातों में डूब चुके थे। उधर स्वर्गीय दानव लोक के 10,000 दानव साम्राज्य में सम्राट राहुल तेजी से रक्त पिपासु दानव सम्राट येहू के महल में पहुंचा और झुककर बोला,
दानव सम्राट, रहस्यमयी बर्फ महल में कोई असामान्य गतिविधि नहीं मिली। हमें किसी महान संत स्तर के विशेषज्ञ का भी पता नहीं चला। लेकिन एक बात अलग है। निम्नलोक से आया एक व्यक्ति, आदित्य गुप्ता, हाल ही में क्रिस्टल पैलेस पहुंचा है। कहा जाता है कि वही महारानी की चारों बेटियों का असली पिता है। निम्नलोक, ये यूं ने भौहें सिकोड़ लीं। मैंने नहीं सोचा था कि महान बर्फ सम्राज्ञी का पुरुष वास्तव में निम्नलोक से होगा। अध्याय 11। एक पिता का प्रेम पर्वत जैसा होता है और उसका पुरस्कार होता है संत स्तरीय तलवारबाजी। लगता है कि आदित्य गुप्ता साधारण इंसान नहीं है। योगिता यादव की आवाज़ में हल्की सतर्कता थी। मिस्टिक आइस महारानी हिमानी उत्तर दिव्य स्वर्गलोक की एक प्रसिद्ध सम्राट स्तर की शक्तिशाली योद्धा थी। भले ही उसका पति निचले लोक से आया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। मैं भी यही सोचता हूँ, राहुल ने सहमति जताई। लेकिन अजीब बात यह है कि महारानी केवल आदित्य गुप्ता को एक सामान्य इंसान की तरह ही मानती हैं। उन्होंने आदित्य गुप्ता को उत्तर दिव्य स्वर्गलोक लाकर सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वह उनके बच्चों की देखभाल में मदद कर सके। शायद यह महारानी की कोई चाल है। योगिता यादव ने सिर हिलाया। वह नहीं चाहती कि कोई उसके पति के असली रूप को जान पाए। राहुल ने फिर पूछा, अगर आदित्य गुप्ता सच में महान संत स्तर के हैं, तो फिर हमारी लड़ाई बहुत कठिन होगी। योगिता यादव कुछ देर चुप रही। अगर आदित्य गुप्ता सच में महान संत स्तर के होते तो 10,000 राक्षस साम्राज्य का इस बार पूरी तरह विनाश तय था। उसी समय आसमान में एक काली रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई। इसे डेमन फ्लैश कहा जाता था, जो अंधकार लोक में संदेश भेजने का माध्यम था। राहुल ने वह काली रोशनी पकड़ ली। उसकी आंखें चमक उठीं। महारानी अपनी सेना के साथ आ चुकी हैं। क्या आदित्य गुप्ता भी उनके साथ हैं? योगिता यादव ने जल्दी से पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य गुप्ता का कोई पता नहीं है। योगिता यादव स्तब्ध रह गई। अगर आदित्य गुप्ता सच में महान संत स्तर के होते तो वे इस युद्ध में अवश्य आते। लेकिन उनका न आना ये दर्शाता था कि अनुमान गलत भी हो सकता है। फिर भी आदित्य गुप्ता साधारण नहीं हैं। योगिता यादव ने खड़े होकर कहा। उसके शरीर से भयंकर दैवीय ऊर्जा निकलने लगी। महारानी आ चुकी हैं, पहले उन्हीं से निपटते हैं। सूरज की रोशनी खिड़की से होकर आलीशान बिस्तर पर गिर रही थी। जब आदित्य गुप्ता की आंख खुली, उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। आंखें खोलते ही उसने देखा 4 छोटी बच्चियां उसके सीने और बाजुओं पर सोई हुई थीं। वे थीं आरोही और अनन्या, जबकि आदिति और आध्या उसकी बाहों के नीचे थीं। चारों बच्चियां अपने पिता से लिपटी हुई थीं। आदित्य गुप्ता के दिल में पिता के प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। डिंग, सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। आपका पिता प्रेम पर्वत जैसा है और आपने अपनी बेटियों को शांत नींद दी है। पुरस्कार, अनंत तलवार कला। यह एक संत स्तरीय उच्च श्रेणी की तलवारबाजी तकनीक थी। अगर इसे निचले लोक में लागू किया जाए तो अकेले इसी से 1000 साल पुराना तलवार संप्रदाय खड़ा हो सकता था। आदित्य गुप्ता मुस्कुराया। बेटियों के साथ सोकर इतना बड़ा इनाम मिल रहा है, घर बैठे जीवन भी कितना अच्छा है। वह धीरे धीरे सांस लेकर बच्चों के जागने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सभी बच्चियां जाग गईं। मैं पापा के पेट पर क्यों हूँ? पापा का शरीर कितना आरामदायक है। आध्या, मेरे चेहरे पर पैर मत रखो। ओह, आदित्य गुप्ता मुस्कुराने लगा। जल्द ही वह चारों बेटियों के साथ तैयार हुआ। नौकरों की मदद से वे स्नान और नाश्ते के लिए गए। चारों बच्चियों ने खाना बनाने की जिद की तो आदित्य गुप्ता को खुद नाश्ता बनाना पड़ा। नया स्वाद देखकर सभी बच्चियां खुश हो गईं। इतना अच्छा नाश्ता उन्होंने पूरे साल में नहीं किया था। थोड़ी देर बाद महल की सुरक्षा प्रमुख फरहान जैन मुख्य हॉल में आया। कंसोर्ट, आज चारों राजकुमारियों का तलवार अभ्यास का दिन है। मैं उन्हें प्रशिक्षण मैदान ले जाने आया हूँ। ये प्रशिक्षण साक्षी अग्रवाल ने विशेष रूप से शुरू किया था। हर 3 दिन में बच्चे एक विशेष स्पिरिट गैदरिंग अरेना में तलवार अभ्यास करते थे। पापा, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? आदिति ने आदित्य गुप्ता का हाथ पकड़ लिया। अनन्या उसकी गोद में कूद गई। पापा जरूर चलेंगे। आरोही और आध्या ने भी सहमति जताई। आदित्य गुप्ता मुस्कुराया और चारों को साथ लेकर चल दिया। अरेना के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा चारों तरफ कड़ी सुरक्षा थी। आगे विशाल सफ़ेद आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल भंवर घूम रहा था। ये 2 मील चौड़ा स्पिरिट गैदरिंग अरेना था। यह अरेना महारानी के महान आर्किटेक्चर मास्टर द्वारा बनाया गया है ताकि राजकुमारियां अपनी शक्ति बढ़ा सकें, फरहान जैन ने बताया। आदित्य गुप्ता ने हल्का सा सिर हिलाया। अचानक धम, काले प्रकाश का विस्फोट अरेना के केंद्र में हुआ। पूरा अरेना हिल गया। आध्यात्मिक ऊर्जा बाढ़ की तरह बाहर फैलने लगी। पास खड़े सैनिक चीखते हुए उड़ गए। फरहान जैन चिल्लाया, धत। वह तुरंत पीछे हटकर बच्चों को बचाने दौड़ा। लेकिन तभी सारी अराजक ऊर्जा अचानक शांत हो गई, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो। सबने देखा आदित्य गुप्ता वहीं खड़े थे, बिना हिले। फरहान जैन ने मन ही मन समझ लिया, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। कंसोर्ट ने बिना हिले ही इस ऊर्जा को शांत कर दिया। अद्भुत है। सभी सैनिकों ने श्रद्धा से देखा।
आदित्य गुप्ता हल्का मुस्कुराया। उसका पैसिव दिव्य कौशल अजेय निषेध सक्रिय था। फरहान जैन झुक गया। कंसोर्ट, हमें क्षमा करें। मैं तुरंत पता लगाता हूं कि अरेना में यह समस्या कैसे हुई। अध्याय 12 बेटी के विचार। आदित्य गुप्ता ने सिर हिलाया। उसकी नज़र में ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन कोई बहुत उच्च स्तरीय संरचना नहीं थी। फरहान जैन के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, इसलिए आदित्य गुप्ता ने मामला उसी पर छोड़ दिया। फरहान जैन तुरंत मुड़ा और तेजी से स्पिरिट गैदरिंग अरेना की ओर बढ़ गया। उस समय अरेना के केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा बेकाबू होकर चारों ओर फैल रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ बर्तन हो जिसमें पानी छलक रहा हो। अगर मुझे फॉर्मेशन की थोड़ी भी समझ न होती तो आज की घटना के लिए मुझे जरूर महारानी द्वारा सजा मिलती। फरहान जैन ने मन ही मन सोचा और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। वह धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ा और दोनों हाथों से एक सुनहरा सील बनाया। शू, सुनहरी ऊर्जा एक विशाल झिल्ली की तरह फैल गई और पूरे 2 किलोमीटर क्षेत्र को ढक लिया। ये पूरा स्पिरिट गैदरिंग अरेना था। इधर चारों बेटियां आदिति, आरोही, आध्या और अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रही थीं। फिर अचानक, मत ठीक करो, मत ठीक करो। आदिति ने मुट्ठियां भींच लीं। आरोही और आध्या भी उत्साहित होकर बोलीं, हाँ, मत ठीक करो। लेकिन अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे अंकल को ठीक करना है। आदित्य गुप्ता ने मुस्कुराकर पूछा, आदिति, तुम लोग नहीं चाहते कि फॉर्मेशन ठीक हो? तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं और हल्का सा शर्माने लगीं। आदित्य गुप्ता मुस्कुराया, डरो मत, सच बोलो, पापा डांटेंगे नहीं। आदिति बोली, पापा, तलवार अभ्यास बहुत बोरिंग लगता है। आरोही ने तुरंत कहा, हाँ, बहुत बोरिंग। आध्या बोली, हाँ। अनन्या ने हाथ कमर पर रखकर कहा, नहीं, मज़ा आता है। आदित्य गुप्ता को अब असली वजह समझ आ गई। बच्चों को सिखाई जाने वाली तलवार कला साक्षी अग्रवाल द्वारा एक जैसी ड्रिल्स पर आधारित थी। हर बार वही मूव्स, वही अभ्यास, इसलिए बच्चों को वह उबाऊ लग रहा था। हालांकि बड़े स्तर पर यह ट्रेनिंग बहुत उपयोगी थी, लेकिन बच्चों के लिए दोहराव बहुत बोरिंग था। आदित्य गुप्ता मुस्कुराया, तुम्हें तलवार अभ्यास करना ही होगा, लेकिन अब से पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चारों बच्चियां खुश हो गईं। ठीक है पापा। अचानक, धमाक, फरहान जैन की तरफ से जोरदार विस्फोट हुआ। सुनहरी रोशनी अचानक एक बीम बनकर बाहर निकली। फरहान जैन उसे रोक नहीं पाया और 10 कदम पीछे खिसक गया। नरक, मैं फेल हो गया। उसी समय हवा में एक तेज झोंका आया। एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ, सफेद बाल, धूसर दाओइस्ट वस्त्र। आचार्य राघव मिश्रा। फरहान जैन ने झुककर कहा, ये वही व्यक्ति था जिसने ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया था। राघव मिश्रा उत्तर दिव्य स्वर्गलोक के प्रसिद्ध फॉर्मेशन मास्टर थे। 1300 वर्ष से अधिक आयु के बावजूद उनकी समझ अत्यंत गहरी थी। राघव मिश्रा ने फॉर्मेशन को देखा और गंभीर हो गए। मैं अभी क्रिस्टल पैलेस से गुजर रहा था, तभी ऊर्जा अस्थिर दिखी। मुझे नहीं लगा था कि सच में समस्या इतनी बड़ी है। फरहान जैन ने पूछा, क्या कारण है? राघव मिश्रा बोले, फॉर्मेशन बनाना घर बनाने जैसा है। नींव हिल जाए तो समस्या आती ही है। ये फॉर्मेशन 5 तत्वों और सप्त तारों पर आधारित है। अब समस्या यह है कि ये 5 तत्व और सप्त तारे खुद बदल रहे हैं। फरहान जैन चौंक गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? राघव मिश्रा ने समझाया, सब कुछ बदलता रहता है। यिन यांग, 4 प्रतीक, 5 तत्व सब समय के साथ बदलते हैं। राघव मिश्रा ने फिर 4 सुनहरे सील निकाले। ये 4 सिंबल सीक्रेट सील है। मैंने सोचा था कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन राजकुमारियों के लिए इसे इस्तेमाल करना ही होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ा और सील फॉर्मेशन में फेंक दी। धम, चारों सील 4 दिशाओं में जाकर स्थिर हो गईं। पूरा फॉर्मेशन मजबूत हो गया। फरहान जैन ने राहत की सांस ली। वाह, क्या शक्तिशाली आर्टिफैक्ट है। लेकिन उसी पल, बूम, ऊर्जा फिर से और भी भयानक तरीके से फट पड़ी। राघव मिश्रा और फरहान जैन दोनों पीछे उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? राघव मिश्रा चौंक गए। अगर जबरदस्ती दबाया गया तो यह और अस्थिर हो जाता है। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, इसलिए ये काम आसान नहीं था। दोनों ने मुड़कर देखा। आदित्य गुप्ता अपनी चारों बेटियों के साथ खड़े थे। राघव मिश्रा की आंखें चमक उठीं। आप कौन हैं? फरहान जैन तुरंत बोला, ये महारानी के पति हैं। राघव मिश्रा तुरंत झुक गए। प्रणाम कंसोर्ट, उन्होंने सम्मान से कहा। आपकी बातों में कुछ गहरी समझ छिपी है, कृपया मार्गदर्शन करें। अध्याय 13 एक शरारती बेटी, उससे भी ज्यादा शरारती पिता। आदित्य गुप्ता ने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को शांत दृष्टि से देखा। तुमने अभी कहा था कि फॉर्मेशन बनाना घर बनाने जैसा है। ये बात सही लगती है, लेकिन असल में फॉर्मेशन घर से बहुत अलग होता है। ये लचीला और परिवर्तनशील होता है। राघव मिश्रा का चेहरा तुरंत बदल गया। यह उनके जीवन में सुनी गई सबसे क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि हर फॉर्मेशन की एक निश्चित संरचना होती है, लेकिन अब आदित्य गुप्ता की बातों में गहराई थी। कंसोर्ट, कृपया आगे समझाएं। राघव मिश्रा उत्सुक हो गए। आदित्य गुप्ता ने अरेना की ओर इशारा किया।
इस फॉर्मेशन का मूल उद्देश्य है आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्र करना। लेकिन अगर हम इसे जबरदस्ती रोकेंगे तो एक दिन ये दबाव सह नहीं पाएगा। कहावत है, रोकने से बेहतर है प्रवाह को नियंत्रित करना। अगर इसे स्थिर रखना है तो संतुलन जरूरी है। राघव मिश्रा ने तुरंत सिर हिलाया। सही कहा, आपके शब्द तो 10 साल की साधना से भी ज्यादा मूल्यवान हैं। फरहान जैन भी मन ही मन हैरान था। कंसोर्ट सच में असाधारण है। आदित्य गुप्ता ने आगे कहा, इसमें 5 तत्व और 7 तारों की सीमा है, तो हम इसे 8 दिशाएं और 6 क्षेत्रों से बदल सकते हैं। राघव मिश्रा चौंक गए। ये तो अत्यंत जटिल संरचना है। इसका मतलब था लाखों संभावनाएं, जिसे पूरा करने में महीनों लग जाते। लेकिन तभी आदित्य गुप्ता पहले ही फॉर्मेशन के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी उंगली से हल्के हल्के इशारे किए। शू शू शू, सुनहरी ऊर्जा की रेखाएं पूरे फॉर्मेशन में फैल गईं। वे किसी स्वर्गीय नियम की तरह दिख रही थीं, पूर्ण, संतुलित और प्राकृतिक। राघव मिश्रा की आंखें फटी रह गईं। यही तो 8 दिशाएं और 6 क्षेत्र हैं। क्षण भर में फॉर्मेशन बदल गया। अब आध्यात्मिक ऊर्जा अराजक नहीं थी, बल्कि एक चक्र में बह रही थी, अंदर और बाहर, संतुलित रूप से। राघव मिश्रा ने हाथ जोड़ लिए। आप तो देवतुल्य हैं। फरहान जैन भी स्तब्ध था। महारानी ने सही व्यक्ति चुना है। इसके बाद आदित्य गुप्ता अपनी चारों बेटियों के साथ अंदर चले गए। आदिति, आरोही, आध्या और अनन्या उत्साहित थीं। पापा, मैं आपको अपनी तलवार कला दिखाऊंगी, आदिति बोली। और मैं भी, आरोही ने कहा। मैं भी, आध्या ने जोड़ा। अनन्या ने हाथ कमर पर रखे। मैं सबसे अच्छी हूँ। आदित्य गुप्ता मुस्कुराए। बताओ, तुम्हारी माँ ने कौन सी तकनीक सिखाई है? साक्षी अग्रवाल द्वारा सिखाई गई तलवार कला बहुत ही शक्तिशाली थी, आरोही बोली। इसका नाम है स्काईलाइट स्वॉर्ड आर्ट, आदिति ने जोड़ा। यह मिड ग्रेड संत स्तरीय तकनीक है। आदित्य गुप्ता ने सिर हिलाया। कोई शक नहीं था, यह तकनीक अत्यंत उच्च स्तर की थी। चारों बच्चियां पीछे हट गईं, ऊर्जा इकट्ठा की और तलवार उठाए। स्विश 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 स्विश, चारों तरफ चमकती तलवार ऊर्जा फैल गई। उनकी चालें बेहद तेज, सटीक और शक्तिशाली थीं। आदित्य गुप्ता मन ही मन मुस्कुराए। सच में इनकी प्रतिभा असाधारण है। थोड़ी देर बाद अभ्यास समाप्त हो गया। चारों दौड़कर उनके पास आईं। पापा, हम अच्छे थे ना? आदित्य गुप्ता ने उनके सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छे, अनन्या ने कूदकर कहा। पापा, हमें नई तलवार कला सिखाओ। बाकी तीनों भी उत्साहित हो गईं। आदित्य गुप्ता मुस्कुराए। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक नई तलवार कला सिखाऊंगा। उन्होंने तलवार उठाई। ध्यान से देखो, ये वही तकनीक थी, इन्फिनिट स्वॉर्ड्समैनशिप। एक ऐसी तलवार कला जो रूप से नहीं बल्कि इच्छा से चलती थी, जिसका कोई ढांचा नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन क्योंकि आदित्य गुप्ता के पास साधना नहीं थी, उनकी चाल बहुत धीमी दिखी, कमजोर, साधारण, लगभग बेकार। लेकिन बेटियों की आंखें चमक उठीं। पापा धीमे हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। यह माँ की तलवार कला से अलग है। मैं सीखना चाहती हूँ। मैं भी, आदित्य गुप्ता ने तलवार रख दी। समझ आया, चारों ने सिर हिलाया। हाँ, वे प्रतिभाशाली थे, साधारण स्तर की। भले ही उन्होंने चालें याद नहीं की थीं, लेकिन तलवार की भावना उनके दिल में उतर चुकी थी। ठीक है, अब दिखाओ। आदिति आगे आए। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और स्विश, एक तेज सुनहरी तलवार किरण निकली। बूम, दूर का विशाल पत्थर फट गया। चारों बच्चियां एक साथ चौंक गईं। आह वाह, इतना शक्तिशाली! फरहान जैन और सभी गार्ड पीछे मुड़कर देखने लगे। पूरा अरेना ऊर्जा से कांप उठा था और उस पल सभी को एहसास हुआ, ये सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग नहीं थी, यह एक ऐसे पिता की विरासत थी जो दुनिया की समझ से परे था। अध्याय 14, वह एक अच्छा पिता है। आदित्य गुप्ता की तलवार से निकली शक्ति अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक थी। आदिति और बाकी तीनों आरोही, आध्या और अनन्या स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही तलवार वार इतना विशाल पत्थर तोड़ देगा। फरहान जैन और बाकी गार्ड पूरी तरह घबरा गए। कंसोर्ट सिर्फ फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि तलवार कला में भी इतने शक्तिशाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि महारानी ने उन्हें चुना। वे सच में अपनी शक्ति छिपाने वाले व्यक्ति हैं। गार्ड्स फुसफुसाने लगे। फरहान जैन ने आह भरी। अगर मुझे उनसे थोड़ा भी सीखने को मिल जाए तो मैं सपनों में भी मुस्कुराऊंगा। इधर चारों बच्चियां अभी भी चकित थीं। आदिति ने तलवार को देखते हुए कहा, इतना जादुई कैसे हो सकता है? मैंने तो वही मूव किया था जो माँ ने सिखाया था, लेकिन शक्ति कई गुना बढ़ गई। आरोही बोली, दीदी की तलवार इतनी शक्तिशाली है। आध्या ने कहा, मुझे तो डर लग गया था। अनन्या मुस्कुराए, ये सब पापा की वजह से है। तभी अनन्या आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की, तलवार उठाए और ध्यान लगाया। और फिर बूम, दूसरा विशाल पत्थर टूट गया। वाह, तीनों बहनें चौंक गईं। आरोही और आध्या ने एक दूसरे को देखा और साथ में तलवार उठाए। दोनों ने एक साथ वार किया। रंबल रंबल, दो बड़े पत्थर धूल में बदल गए। सभी गार्ड हैरान रह गए। ये तो चमत्कार है।
सिर्फ बेटियां ही नहीं, पूरा परिवार ही राक्षसी प्रतिभा वाला है। बच्चियां उत्साह से भरी थीं लेकिन जल्द ही थक गईं। वे दौड़कर आदित्य गुप्ता से लिपट गईं। पापा, हमें गले लगाओ। आदित्य गुप्ता हंसा और जमीन पर बैठ गया। चारों उसकी गोद में चिपक गईं। अनन्या ने सिर उठाकर कहा, काश माँ पापा को पहले ले आती। आदित्य गुप्ता ने प्यार से उसके बाल सहलाए। अब भी देर नहीं हुई है। आदिति ने छोटी उंगली बढ़ाई। पापा, वादा करो कि हमेशा हमारे साथ रहोगे। आदित्य गुप्ता ने उसकी उंगली पकड़ ली। पक्का वादा, पिंक प्रॉमिस, अब पीछे नहीं हटना। चारों बच्चियां बेहद खुश हो गईं। उनकी थकान भी गायब होने लगी। अब प्रशिक्षण और भी मज़ेदार हो गया था क्योंकि उनके पिता उनके साथ थे। 2 दिन बाद भोर का समय। साक्षी अग्रवाल सुनहरे बैंगनी वस्त्रों में क्रिस्टल पैलेस में प्रवेश करती हैं। सैनिक झुककर बोले, महारानी, कंसोर्ट और बच्चे अभी तक नहीं जागे हैं। साक्षी अग्रवाल की भौहें हल्की सिकुड़ीं। वे अभी तक सो रहे हैं। वह युद्ध जीतकर लौटी थी, 10,000 राक्षस साम्राज्य के खिलाफ विजय प्राप्त करके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि घर लौटने पर ऐसा दृश्य मिलेगा। कम से कम बच्चों की बात समझ आती है, उसने सोचा। लेकिन वह आदमी अभी भी सो रहा है। 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। आदित्य गुप्ता बाहर आया। तुम जाग गए? साक्षी अग्रवाल ने पीछे मुड़े बिना कहा। आदित्य गुप्ता ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, अंदर आ जाओ। साक्षी अग्रवाल के दांत भींच गए। ये इंसान एक बार भी नहीं पूछता कि मैं कितना इंतजार कर रही थी। तभी चारों बच्चियां बाहर दौड़ आईं। माँ, उनकी आवाज़ सुनते ही साक्षी अग्रवाल का चेहरा नरम पड़ गया। तुम सब एक साथ उठते हो? आदिति ने कहा, हम सब साथ सोते हैं। आध्या ने जोड़ा, हम पापा के साथ सोते हैं। साक्षी अग्रवाल चौंक गई। सच में, उसे याद आया कि जब वह खुद बच्चों को सुलाती थी तो वे कितना परेशान करते थे। आदित्य गुप्ता ने कहा, बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्हें सुलाना मुश्किल नहीं है। ये सुनकर साक्षी अग्रवाल के दिल का तनाव कम हो गया। फिर वह मुस्कुराई नहीं, लेकिन मन में स्वीकार किया, कम से कम वह एक अच्छा पिता है। कुछ देर बाद आदित्य गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर नाश्ता बनाया। टेबल स्वादिष्ट और शानदार व्यंजनों से भर गई। साक्षी अग्रवाल ने हल्का सा आश्चर्य से देखा। ये खाना सुगंधित, सुंदर और बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। उसकी आंखों में पहली बार हल्की हैरानी थी। मुझे नहीं लगा था कि यह आदमी इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। अध्याय 15। साक्षी अग्रवाल की बेबसी। साक्षी अग्रवाल एक शाही परिवार में जन्मी थीं और अब उत्तर दिव्य स्वर्गलोक की महारानी थीं। उनका ज्ञान असाधारण था। भले ही उन्होंने बहुत पहले भोजन छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अनगिनत स्वाद चखे थे। फिर भी आदित्य गुप्ता द्वारा बनाया गया नाश्ता उनके लिए अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। चारों बच्चियां खुश होकर बोलीं। आदिति ने कहा, माँ, बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाए। साक्षी अग्रवाल ने सिर हिला दिया। माँ को भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। लेकिन आरोही और आध्या ने जिद की, माँ, थोड़ा सा खाए, आज पहली बार हम सब साथ खा रहे हैं। अनन्या ने भी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान फिर से उस पालतू जानवर पर चला गया जिसे उसने हल्का सा लात मारकर भगा दिया था। आखिरकार साक्षी अग्रवाल मान गईं। ठीक है, थोड़ा सा। उन्होंने चम्मच उठाया और सफ़ेद पंख वाले अमरहंस के अंडे का सूप लिया। जैसे ही उन्होंने एक घूंट लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। ये स्वाद, इतना बेहतरीन। उनकी स्वाद इंद्रियां जो वर्षों से शांत थीं, अचानक जाग उठीं। वे अनायास दूसरा चम्मच लेने लगीं, फिर तीसरा। हर बार स्वाद और भी गहरा लगता गया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुमने इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया? वे सीधे आदित्य गुप्ता की ओर देखने लगीं। आदिति तुरंत बोली, अगर माँ को पसंद है तो पूरा आपको दे देते हैं। साक्षी अग्रवाल हल्का सा मुस्कुराईं। नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन उनके दिल में ये पहली बार था जब उन्होंने पारिवारिक गर्माहट महसूस की थी। नाश्ते के बाद उन्हें राज्य के कार्यों के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने एक औषधि निकाली। ये पर्पल गोल्ड मिस्टिक पिल है। मध्यम स्तर की हेवन रैंक दवा है। अगर साधना करनी हो तो इसे लेने से गति बढ़ जाएगी। लेकिन आदित्य गुप्ता ने बिना देखे ही मना कर दिया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। साक्षी अग्रवाल चुप हो गईं। उनके मन में हल्की निराशा थी। यह आदमी अब भी साधना से दूर है। उन्होंने दवा वापस रख दी और चली गईं। हेवनली डेमन रियल्म। येयू ने अपनी डेमोनिक तकनीक से सैकड़ों साधकों की ऊर्जा सोख ली। उसकी आंखों में ठंडक थी। मिस्टिक आइस एम्प्रेस बहुत शक्तिशाली है। उसने मुझे कमज़ोर कर दिया। लेकिन उसका मन अभी भी एक बात पर अटका था। आदित्य गुप्ता, वह कौन है? क्या वह ग्रेट सेंट स्तर का है या कुछ और? येयू ने आदेश दिया, राहुल, 4 डेमन जनरल्स को उत्तर दिव्य स्वर्गलोक भेजो। आदित्य गुप्ता को खत्म करो और उसकी असली पहचान पता करो। राहुल ने सिर झुकाया। हाँ। यात्रा की शुरुआत। नाश्ते के बाद आदित्य गुप्ता अपनी चारों बेटियों के साथ यात्रा पर निकले। चारों आदिति, आरोही, आध्या और अनन्या बहुत उत्साहित थीं। वे एक विशेष ज़ेड रथ में बैठे थे जिसे 4 हरे पंखों वाले पक्षी खींच रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें कई साधक हवा में उड़ते दिखे।
हम इतने धीमे क्यों हैं? आदिति ने शिकायत की। हाँ, वे लोग तो हमसे तेज हैं, आरोही बोली। चारों बच्चियां अब अधीर हो गईं। पापा, जल्दी चलो, आदित्य गुप्ता मुस्कुराया। ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद स्पेशल कलाई बैंड सक्रिय किया। डिवाइन मूवमेंट ब्रेसलेट। क्षण भर में भयानक ऊर्जा बहने लगी और जैड रथ अचानक तेजी से आगे बढ़ गया। अभी तक जो पक्षी रथ खींच रहे थे, अब वही रथ के पीछे खींचने लगे। ये दृश्य देखकर सभी साधक आसमान में स्तब्ध रह गए। ये क्या था? रथ उल्टा तेज हो गया और इस तरह आदित्य गुप्ता अपनी बेटियों के साथ और भी तेज गति से आगे बढ़ गया, एक ऐसे सफर पर जहां खतरे भी उनका इंतजार कर रहे थे। अध्याय 16 सम्मानित। यह जैड रथ इतनी तेज कैसे उड़ रहा है? इस गति पर बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। ये तो शाही परिवार का विशेष रथ लगता है। क्या इसमें साक्षी अग्रवाल हैं? आसमान में उड़ते साधक एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उनकी नजरें तेजी से गुजरते रथ पर टिकी थीं, जिसे 4 हरे पंखों वाले पक्षी खींच रहे थे। जो भी अंदर है वह निश्चित ही किसी सम्राट स्तर का महान साधक होगा। सब रास्ता दो। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, सभी साधक स्वतः ही किनारे हटने लगे। रथ के अंदर आदित्य गुप्ता के साथ चारों बच्चियां बेहद खुश थीं। आदिति बोली, वाह, हम कितनी तेज उड़ रहे हैं। आरोही हंसी, पापा की ताकत कमाल की है। आद्या बोली, मैं तो रोशनी की तरह महसूस कर रही हूँ। अनन्या पीछे उड़ते पक्षियों को देखकर हंस पड़ी। देखो, वे अब हमारे पीछे रह गए। आदित्य गुप्ता मुस्कुराया। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो पापा तुम्हें अक्सर ऐसे घुमाएंगे। चारों बच्चियां खुशी से ताली बजाने लगीं। फिर एक एक करके उन्होंने अपने पिता को चूम लिया। वेनिक्यू पर्वत। कुछ देर बाद आसमान में एक विशाल सुनहरा पर्वत दिखाई दिया। उसके ऊपर 7 रंगों की दिव्य रोशनी चमक रही थी। ये था वेनिक्यू पर्वत, उत्तर दिव्य स्वर्गलोक का साहित्यिक प्रतीक। रथ धीरे धीरे नीचे उतरा। वे आगे बढ़े ही थे कि एक परिचित महिला सामने आ गई। जीजा जी, लोकेश रेड्डी मुस्कुराते हुए सामने आए। आदित्य गुप्ता ने शांत स्वर में कहा, तुम जल्दी आ गईं। लोकेश ने सिर हिलाया। यहाँ साहित्यिक चर्चा बहुत बड़ी है, देर से आए तो सीट भी नहीं मिलेगी। वह आगे बोली, यह एक बहुत बड़ा एलीट गैदरिंग है, नीचे और ऊपर दोनों लोगों के विद्वान आ रहे हैं। आदित्य गुप्ता ने हल्का सा सिर हिलाया। इतनी सख्ती? लोकेश मुस्कुराए। आप तो वीआईपी आमंत्रण से आए हैं, इसलिए बहुत सम्मानित हैं। आदित्य गुप्ता बोले, मैं यहाँ बच्चों को घुमाने और दुनिया दिखाने आया हूँ। वे आगे बढ़े ही थे कि एक लाल वस्त्र पहने युवक सामने आ गया। सीमा वेनई मुस्कुराया। जूनियर रेड्डी, काफी समय बाद मिली हो। लोकेश का चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे जूनियर मत बुलाओ। सीमा वेनई एक प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान का शिष्य था और खुद को महान कवि समझता था। वह बोला, मैंने 2 दिन पहले एक प्रेम कविता लिखी है, अद्वितीय और कालातीत। लोकेश ने तिरस्कार से कहा, अपने पास ही रखो। लेकिन वह नहीं रुका। वह कविता दिखाने की जिद करने लगा। लोकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग जानते हो, गिरते बादल और अकेले पक्षी। सभी ने सिर हिलाया। उस स्तर की कविता के सामने तुम्हारी रचना कहाँ खड़ी है? सीमा वेनई हंस पड़ा। उससे तुलना, हम बहुत दूर हैं। लोकेश मुस्कुराए और आदित्य गुप्ता की ओर इशारा किया। जिसने वह कविता पूरी की है, वह मेरे जीजाजी हैं। क्षण भर में सीमा वेनई और उसके साथी स्तब्ध रह गए। उनकी नजरें धीरे धीरे आदित्य गुप्ता पर टिक गईं और पहली बार उन्हें एहसास हुआ, उनके सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, बल्कि ऐसा अस्तित्व था जिसके सामने साहित्य, शक्ति और प्रतिभा सब छोटे पड़ जाते थे। अध्याय 17 पापा की मूर्ति बनानी चाहिए। लोकेश रेड्डी ने ठुड्डी उठाई और गर्व से आगे बढ़ गईं, साथ में आदित्य गुप्ता भी थे। आदिति, जो लोकेश की गोद में थी, बोली, वो अंकल बहुत बुरे हैं। आरोही ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, उन्हें दिखावा करना पसंद है। माँ ने हमें ऐसे लोगों से दूर रहना सिखाया है। लोकेश ने दोनों को प्यार से चूमा। तुम दोनों बिल्कुल सही हो। आद्या और अनन्या आदित्य गुप्ता की गोद में थीं। दोनों ने एक साथ उंगली उठाई और गर्व से कहा, पापा सबसे अच्छे हैं। लोकेश हंस पड़ी। तुम लोग तो चाहते हो कि पूरा संसार जान ले कि तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। चारों बच्चियां एक साथ बोलीं, बिल्कुल। पीछे खड़ा सीमा वेनई गुस्से से दांत भींचे खड़ा था। ये रेड्डी का जीजा वही कवि है। उसके साथियों ने कहा, वो बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली है। सीमा वेनई ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं देखूंगा कि वह कितना सक्षम है। वेनिक्यू हॉल। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो अंदर पहले से ही हलचल मची हुई थी। हॉल के सबसे ऊपर 11 सुनहरे वीआईपी सीटें रखी थीं। उनमें से 10 पहले ही भरी जा चुकी थीं। सिर्फ एक सीट खाली थी जो आदित्य गुप्ता के लिए थी। भीड़ में चर्चा हो रही थी, आखिरी सीट किसे मिलेगी। सुना है जिसने सूर्यास्त और अकेला पक्षी लिखा है वही आएगा। वो सच में महान प्रतिभा है। तभी शांभुआन जी जल्दी से आगे आए। कंसोर्ट इधर आइए। सभी की नजरें तुरंत आदित्य गुप्ता पर टिक गईं। सफ़ेद दाढ़ी वाले विद्वान प्रकाश गौड़ा आगे आए।
तो आप ही कंसोर्ट हैं, आप सच में बहुत शानदार हैं। इसके बाद सारे बड़े विद्वान शेन याकांग समेत खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। भीड़ में आवाज़ें गूंज उठीं। यही वो व्यक्ति है जिसने वो कविता लिखी। महारानी के पति, कितना शानदार है, हम कितने भाग्यशाली हैं। सीमा वेनई वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। ये तो मेरे स्तर से बहुत ऊपर है। उसने अपने हाथ में पकड़ी कविता को देखा, फिर उसे फाड़ दिया और चुपचाप वहां से चला गया। वीआईपी सीट। आदित्य गुप्ता अपनी सीट पर बैठे। उनकी गोद में चारों बच्चियां बैठ गईं। पूरा हॉल शांत हो गया, लेकिन सभी की आंखों में ईर्ष्या थी। काश मेरी भी इतनी प्यारी बेटियां होतीं। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका और वीआईपी सीटों के पीछे 100 मीटर ऊंची साहित्यिक देवता की मूर्ति प्रकट हुई। वेनिक्यू पर्वत पर यह मूर्ति साहित्य के देवता का प्रतीक थी। आदिति ने पूछा, पापा, ये कौन है? आदित्य गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, ये साहित्यिक देवता है। आदिति ने सिर हिलाया। माँ ने बताया था। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, लेकिन मूर्ति क्यों बनाते हैं? आदित्य गुप्ता ने समझाया, जिसे लोग सम्मान और श्रद्धा देते हैं उसकी मूर्ति बनाते हैं। आदिति सोच में पड़ गई। तो अगर लोग पापा को पसंद करें तो क्या आपकी भी मूर्ति बनेगी? आदित्य गुप्ता मुस्कुराया, शायद। फिर अचानक आरोही बोली, तो मैं पापा की मूर्ति बनाऊंगी। आद्या ने कहा, मैं 4 बनाऊंगी, एक एक हमारे लिए। अनन्या ने आंखें चमकाईं, मैं हजारों लाखों बनाऊंगी। तीनों चौंक गईं, इतनी ज्यादा क्यों? कोई चुरा लेगा। अनन्या रुक गई और फिर चुप हो गई। अध्याय 18 कंसोर्ट में संत स्तरीय प्रतिभा है। जैसे ही चारों बच्चियां आदित्य गुप्ता की मूर्ति को लेकर बातें कर रही थीं, सभी विद्वान एक साथ खड़े हो गए। साहित्यिक जगत के नियमों के अनुसार हर प्रतिभागी को साहित्यिक देवता की मूर्ति को प्रणाम करना आवश्यक था। 10,000 लोगों में केवल आदित्य गुप्ता और चारों बच्चियां ही बैठे रहे। भीड़ में वे एकदम अलग दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने इसे अनुचित नहीं माना। सम्मान और मुलाकातें। पूजा के बाद चर्चा शुरू हुई। शुरुआती चरण एक साहित्यिक संगोष्ठी जैसा था, जहां लोग एक दूसरे से मिलते, प्रशंसा करते और संबंध बनाते थे। हर कोई किसी न किसी बहाने से आदित्य गुप्ता से मिलने आ रहा था। कई लोग तो उपहार भी लाए और चारों बच्चियों को आध्यात्मिक कलाकृतियां देने लगे। आदित्य गुप्ता ने उन्हें बिना झिझक स्वीकार कर लिया और बच्चियों को दे दिया। साहित्यिक परीक्षण की शुरुआत। तभी मुख्य आकर्षण शुरू हुआ। प्रकाश गौड़ा और अन्य विद्वान आगे आए। उन्होंने मंत्र पढ़ा। तुरंत ही 7 रंगों की दिव्य रोशनी फैल गई और साहित्यिक देवता की मूर्ति आकाश में उड़ गई। नीचे एक विशाल जल स्क्रीन प्रकट हुआ। आदिति ने पूछा, पापा, ये क्या है? आदित्य गुप्ता बोले, ये साहित्यिक प्रतिभा की परीक्षा है। बच्चियों ने तुरंत तुलना की, ये तो वैसे ही है जैसे हमारी स्पिरिट टेस्ट स्टोन। बच्चियों की प्रतिभा। आदित्य गुप्ता ने पूछा, तुम्हारी साहित्यिक प्रतिभा कितनी है? चारों ने एक साथ कहा, हेवन रैंक। अदिति, आरोही, आद्या और अनन्या ने गर्व से सिर हिलाया। आदित्य गुप्ता मुस्कुराए, बहुत अच्छा। परीक्षा का परिणाम। सबसे पहले प्रकाश गौड़ा आगे आए। उन्होंने लेख लिखा। तुरंत बैंग बैंगनी और सुनहरी रोशनी ऊपर उठी। भीड़ ने कहा, ये तो क्वासी संत स्तर है। लेकिन कुछ देर बाद रोशनी फीकी पड़ गई। अफसोस, अभी भी संत स्तर नहीं। इसके बाद कई विद्वानों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी संत स्तर तक नहीं पहुंच पाया। अंततः बुलावा। लोकेश रेड्डी ने कहा, जीजाजी, आप भी कोशिश कीजिए। शेन याकांग ने भी आग्रह किया। बच्चियां तुरंत उत्साहित हो गईं। पापा, ट्राई करो। आदित्य गुप्ता ने पहले मना किया, लेकिन अंत में मान गए। लेखन और चमत्कार। उन्होंने कलम उठाई और लिखा, शरीर साधना, परिवार सामंजस्य, राज्य संचालन और विश्व शांति। जैसे ही शब्द पूरे हुए, बूम, 7 रंगों की दिव्य रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और पूरी परीक्षा प्रणाली काम उठी। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये तो संत की रोशनी है। 7 रंगों की रोशनी। क्या वह सच में साहित्यिक देवता है? प्रकाश गौड़ा और बाकी सभी विद्वान तुरंत खड़े हो गए। कंसोर्ट, आपके पास संत बनने की योग्यता है। और उस पल पूरा साहित्यिक संसार समझ गया कि आदित्य गुप्ता सिर्फ एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो हर क्षेत्र में पूर्णता का प्रतीक था। अध्याय 19 आदित्य और आदिति का संबंध और मजबूत हो गया। आदित्य गुप्ता के लिए साहित्यिक संत बनना ऐसा था जैसे साहित्यिक देवता स्वयं नश्वर दुनिया में उतर आए हों। ये दर्जा महान विद्वानों और छद्म संतों से भी ऊपर था। वह कलम से दुनिया हिला देने वाला एक महान संत था। हालांकि आदित्य गुप्ता ने कभी साहित्य साधना नहीं की थी, फिर भी साहित्यिक देवता की जल स्क्रीन परीक्षा से 7 रंगों की दिव्य रोशनी फूट पड़ी। इसका मतलब था कि उसे साहित्यिक देवता की पूर्ण स्वीकृति मिल चुकी थी। विद्वानों की प्रतिक्रिया। प्रकाश गौड़ा और शेन याकांग समेत सभी विद्वान अत्यंत उत्साहित हो गए। केवल कुछ शब्दों में ही उन्होंने हमारे जीवन का उद्देश्य बता दिया। ये व्यक्ति नहीं, संत हैं। हमारे जीवन में ऐसा दृश्य देखना सौभाग्य है। तुरंत ही 10 प्रमुख विद्वानों ने झुककर सम्मान किया और फिर
हॉल के सभी लोग एक साथ जुट गए। 4 बच्चियों की खुशी। आदिति ने हाथ से मुंह ढक लिया। पापा को तो लोग वैसे ही पूज रहे हैं जैसे साहित्यिक देवता को। आरोही हंस पड़ी। पापा सच में सबसे महान हैं। आद्या और अनन्या भी बहुत खुश थीं। आदित्य गुप्ता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण वाक्य इतना बड़ा प्रभाव डाल देगा। प्रस्ताव और वापसी। प्रकाश गौड़ा ने सम्मानपूर्वक पूछा, क्या आप कभी अकादमियों में जाकर शिक्षा देंगे? आदित्य गुप्ता ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। उनके लिए असली जीवन 4 बच्चियों के साथ था। पढ़ाना लिखाना नहीं, बल्कि परिवार के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख था। रात्रि और तूफान। उस रात जब वे लौटे, सब सो चुके थे। अचानक गरज के साथ तेज बिजली कड़कने लगी। आदिति कांप उठी। पापा, मुझे डर लग रहा है। बाकी तीनों बच्चियां भी घबरा गईं। आदित्य गुप्ता तुरंत उनके पास आ गए। डरो मत, पापा यहाँ हैं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिजली कोई डरावनी चीज नहीं होती। बादल वाले दादा दादी। आदित्य गुप्ता ने बच्चों को एक कहानी सुनानी शुरू की। ये बिजली इसलिए आती है क्योंकि बादल वाले दादा और दादी झगड़ते हैं। बच्चियां धीरे धीरे कहानी में खो गईं। उनका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। थोड़ी देर बाद आरोही, आद्या और अनन्या सो गईं, लेकिन आदिति अभी भी जाग रही थी। पापा, मुझे अभी भी डर लग रहा है। आदित्य गुप्ता ने उसे गोद में लिया। कोई बात नहीं, अब पापा हैं ना। धीरे धीरे आदिति का डर खत्म होने लगा। सिस्टम का इनाम। तभी डिंग, सिस्टम की आवाज आई, आपका अपनी बेटी आदिति के साथ संबंध बढ़ गया है। इनाम, सम्राट स्तर की खेती। आदित्य गुप्ता एक पल के लिए चौंक गए। सिर्फ बेटी को दिलासा देने से ही इतनी बड़ी शक्ति मिल गई थी। क्षण भर में उनके भीतर एक विशाल ऊर्जा फूट पड़ी। सम्राट स्तर की शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। अध्याय 20। मुझे लगता है मैं आदित्य गुप्ता के सामने एक नौसिखिया हूँ। आदित्य गुप्ता के भीतर एक भयानक परिवर्तन शुरू हो चुका था। उनके शरीर के 360 ऊर्जा द्वार एक साथ जुड़ चुके थे। ऊर्जा की एक असीम धारा उनकी 8 विशेष मेरिडियंस, अंगों और रक्त वाहिनियों में बह रही थी। ये प्रवाह किसी विशाल नदी जैसा था जिसका अंत ही नहीं था। उनकी हड्डियां अब साधारण नहीं थीं। वे मानो तांबे और दिव्य कवच से ढली हुई प्रतीत हो रही थीं। फिर भी शरीर भारी नहीं हुआ बल्कि और हल्का हो गया। सम्राट स्तर का वास्तविक अनुभव। आदित्य गुप्ता को पहली बार समझ आया, सम्राट स्तर साधक वास्तव में कितने भयानक होते हैं। अब वह वास्तव में एक सम्राट स्तर के शक्तिशाली साधक बन चुके थे। आदिति पर प्रभाव। आदिति अचानक बेचैन हो गई। पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आदित्य गुप्ता तुरंत समझ गए। शायद उनकी नई शक्ति का दबाव बच्ची पर पड़ रहा था। उन्होंने अपनी शक्ति तुरंत छिपा ली। जैसे ही दबाव गायब हुआ, आदिति शांत हो गई। अब ठीक है। हाँ पापा। आदिति धीरे धीरे उनकी गोद में सो गई। माँ का आगमन। तभी एक काली दिव्य रोशनी के साथ साक्षी अग्रवाल कमरे में आईं। उन्होंने चारों बच्चियों को देखकर हल्की मुस्कान दी। बच्चे डर गए थे क्या? आदित्य गुप्ता ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने उन्हें समझा दिया है। साक्षी अग्रवाल चुप रह गईं। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों को संभालने में वह शायद आदित्य गुप्ता से कमजोर थीं, और वह बिना कुछ बोले वापस लौट गईं। अंधकार का आगमन। क्रिस्टल पैलेस से 50,000 किलोमीटर दूर 4 काली परछाइयां आकाश चीरती हुई उतर आईं। 10,000 डेमन किंगडम के 4 डेमन जनरल। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, आदित्य गुप्ता और उनकी बेटियां। उन्होंने एक भयानक तलवार तैयार की, एबिस डेमन स्वॉर्ड। ये तलवार ग्रेट संत को भी घायल कर सकती थी। हमला। वे चुपचाप क्रिस्टल पैलेस में घुसे, लेकिन अंदर पहले से ही कोई खड़ा था। आदित्य गुप्ता। उनकी आंखें ठंडी थीं। 10,000 डेमन किंगडम के लोग। चारों जनरल चौंक गए। तुम साधारण नहीं हो, आदित्य गुप्ता ने धीरे से कहा। तुम्हें 3 लोग मारने होंगे। और अगले ही पल उन्होंने तलवार उठाए। एक साधारण सा वार, लेकिन उसमें छिपा था असीमित तलवार इरादा। 3 डेमन जनरल एक ही पल में नष्ट। अंतिम जनरल। बचा हुआ जनरल घबरा गया। यह असंभव है। उसने तुरंत अपनी अंतिम चाल चली। एबिस डेमन स्वॉर्ड। एक काली बिजली की तरह तलवार दौड़ी, लेकिन जब वह आदित्य के गले तक पहुंची, आदित्य गुप्ता मुस्कुराए। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? क्रैश। तलवार पल भर में टूट गई। डेमन जनरल सन्न रह गया, और अगले ही क्षण तलवार उसकी गर्दन पर थी। आदित्य गुप्ता ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम जानते हो मैं तुम्हें अभी क्यों नहीं मार रहा?